हेलो एवरीवन। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन एंड डिज़ाइन की सीरीज में अगर आप लोगों को थ्योरी की चीज़ें चाहिए, पेपर पास करना है, या फिर आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया चाहिए कि अपना खुद कंपाइलर कैसे डिज़ाइन करें, कैसे इम्प्लीमेंट करें, तो उसकी थोड़ी बहुत मैं एल्गोरिथम्स, डिज़ाइन और फ्लोज वगैरह डिस्कस करूंगी आपसे। और थोड़ी सी मेहनत के बाद आप लोग अपना कंपाइलर एटलीस्ट 3 फेज तक खुद डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ऑडियंस बता दूं कि ऑडियंस जाहिर सी बात है, कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो या आईटी के स्टूडेंट हो, तो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर और उनका प्रोग्रामिंग नॉलेज थोड़ी बहुत हो वो हम वो सीख सकते हैं। या अगर आप लोगों को प्रोग्रामिंग नॉलेज नहीं भी है तो थोड़ी बहुत सीख के आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, इस लेक्चर 1 में क्या क्या मैं बताने वाली हूँ कि कंपाइलर क्या है, फंक्शनैलिटी ऑफ कंपाइलर क्या है, एरर्स और उसके कुछ टाइप्स हैं वो आप मैं आपसे डिस्कस करूंगी, और लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़ते हैं। ठीक है, ये एक ब्लॉक डायग्राम है जिसमें मैंने पूरा फ्लो बनाया हुआ है कि हम कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं और उसको रन करते हैं तो वो कैसे एग्जीक्यूट होता है, किस किस पेजेस से गुजरता है। ठीक है, हम बेसिकली जो भी हम कोडिंग करते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। ठीक है, सी शार्प हो गई, सी हो गई, कोई भी पाइथन वगैरह, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हम उसकी कुछ भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर से गुजरता है। ठीक है, तो और फिर वो कन्वर्ट होता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में। ठीक है, उसके बाद कंपाइलर उसको कंपाइल करता है और उसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। फिर असेंबलर क्या करता है, उसको रीलोकेटेबल मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। और फिर फाइनली लोडर जो है उस एक्सी को लोड कर देता है और वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, प्री प्रोसेसर के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये क्या करता है कि भाई एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं, हेडर फाइल्स वगैरह को एलिमिनेट करता है, और भी जितनी डिफरेंट फाइल्स चाहिए होती हैं उन सबको मर्ज करता है। ठीक है, असेंबलर क्या करता है, असेंबलर बेसिकली कन्वर्ट करता है असेंबली कोड को रीलोकेटेबल मशीन कोड में। और रीलोकेटेबल मशीन कोड में क्यों कह रही हूँ कि क्योंकि ये मेमोरी में कहीं भी लोकेट हो सकती है। ठीक है, लिंकर क्या करता है, लिंकर क्या करता है, ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करता है, मर्ज करता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फाइल को मर्ज करता है, सिंगल फाइल बनाता है। लिंकर्स आपको वर्ड से अंदाजा हो रहा होगा कि लिंक करता है। ठीक है, लोडर क्या करता है, फिर फाइनल काम जो है वो लोडर का होता है। लोडर क्या करता है कि डॉट एक्जी की जो फाइल बनती है उसको मेमोरी में लोड करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। कंपाइलर, कंपाइलर क्या है हमारे पास, कंपाइलर बेसिकली एक ट्रांसलेटर है जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, अभी मैंने आपको बताया जैसे सी हो गई, सी प्लस प्लस, सी शार्प, पाइथन, ऑल दिस थिंग्स आर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज वो होती है जो हमें समझ आती है, कंप्यूटर को समझ नहीं आती। कंप्यूटर को 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझ में आती है। वो क्या होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, तो वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। और बाकी जिसमें भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, हम सोर्स कोड लिखते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, वो सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। फंक्शनैलिटी ऑफ कंपाइलर, कंपाइलर जब हम बना रहे होते हैं तो कंपाइलर ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस उसकी 3 फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये हमें पता है कि कंपाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस एक और काम हो रहा होता है, एरर डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, कि वो एरर की डिटेक्शन करते हैं कि भाई यहाँ आपके एरर्स हैं, यहाँ सिंटेक्स एरर है, यहाँ ये एरर्स हैं, यहाँ ये एरर्स हैं। ठीक है, एरर डिटेक्शन एरर रिपोर्टिंग में क्या फर्क है। ठीक है, एरर डिटेक्शन क्या है, आपके पास एक पीस ऑफ कोड आया, उसमें क्या है कि बस बताना है कि यस देयर इज एन एरर और देयर इज नॉट एन एरर। तो ये एरर डिटेक्शन सिर्फ एरर बता रहा है, कोई को मैसेज नहीं बता रहा, कोई मैसेज नहीं दे रहा, कुछ नहीं कर रहा कि इस लाइन नंबर पे एरर है और इस टाइप का एरर है, नेचर ऑफ एरर नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये एरर डिटेक्शन। रिपोर्टिंग क्या करता है, रिपोर्टिंग जाहिर सी बात है आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा, रिपोर्ट करता है कि ये एरर है। ठीक है, मैसेज देता है। नंबर 3, ड्यूरिंग द कंपाइलेशन प्रोसेस कोड ऑप्टिमाइज हो जाता है। कैसे हो जाता है, जाहिर सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपने 5 लाइनों का कोड लिखा है, लेकिन अब वो 5 लाइनों का कोड जो है वो एक लाइन में भी कर सकते हो आप। मतलब कि अगर आपने एक काम किया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एक काम किया हुआ है जिसमें आप क्या कर रहे हो, एक मैथमेटिकल
इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो जिसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। ठीक है, तो आपने पहले में प्लस किया हुआ है, फिर इन दोनों के आंसर को माइनस किया हुआ है, फिर उन दोनों के आंसर को डिवाइड किया हुआ है, फिर ऐसे ऐसे करके आपने 5 स्टेप्स में इसके आंसर निकाला है। तो जाहिर सी बात है आप इसको वन लाइन में भी कर सकते हो। तो ये क्या करता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन से हमारे पास दो फायदे होते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यानी एग्जीक्यूशन टाइम हमारा कम हो जाता है, और मेमोरी की स्पेस कम यूटिलाइज होती है। ठीक है, एग्जीक्यूशन ऑफ टाइम यानी एग्जीक्यूशन टाइम क्या है कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस कम होंगी उतने ज्यादा कम टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा मेमोरी कम ऑक्यूपाई होगी। तो जाहिर सी बात है कंपाइलर का एक ये भी फायदा है। एरर्स की बात कर लेते हैं। एरर दो टाइप के हैं भाई, कंपाइल टाइम एरर, रन टाइम एरर। रन टाइम एरर क्या होता है भाई, सबसे पहले रन टाइम एरर की बात कर लेते हैं। तो रन टाइम एरर वो होता है कि जो ड्यूरिंग दी, हाँ, रन रन होने के बाद यानी डायनामिकली मतलब वो निकल के आ रहे होते हैं एरर्स, तो वो रन टाइम। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई रन टाइम एरर ज्यादा से ज्यादातर जो है लॉजिकल एरर्स ही होते हैं जो आपने अपने कोड में मतलब अगर मैं बोलूँ तो भंड मारे होते हैं। सही है, तो रन टाइम एरर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो कि आपने एक कैलकुलेशन की हुई है और कहीं ना कहीं उस कैलकुलेशन में क्या हो रहा है कि डिवाइडेड बाय जीरो हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इनवैलिड का ही एरर आएगा, इंफिनिटी का एरर आएगा ना। आपने एक एरे इनिशलाइज किया हुआ है, वो फाइव फाइव इंडेक्स का आपने एरे इनिशलाइज किया हुआ है 5 लेंथ का, ठीक है, जिसमें इंडेक्सिंग कहाँ से होगी, 0 से लेके 4 तक होगी। लेकिन आपने एक्सेस उसको पांचवा एलिमेंट एक्सेस किया हुआ है, तो ये जाहिर सी बात है आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन अकर होगा। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर को डिटेल में पढ़ लेते हैं कि लेक्सिकल एरर, लेक्सिकल एरर वो सारे एरर्स होते हैं जो लेक्सिन में एरर्स होते हैं, लैंग्वेज लिखने में एरर्स होते हैं। मतलब कि आपने किसी वेरिएबल का नाम डिक्लेयर किया वो गलत था, आपने कोई चीज लिखी या कोई इलीगल कैरेक्टर या फिर कुछ आपने कोई गड़बड़ कर दी लिखने में, तो वो सारी लेक्सिकल एरर्स होते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से एरर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वैलिडिटी चेक करता है बेसिकली लेक्सिकल एरर के, आपने जो भी लिखा है वो वैलिड है या नहीं है, आपने जो भी एक इंटीजर डिफाइन किया है वो वैलिड है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया 15, दैट जाहिर सी बात है ये वैलिड है, एरर नहीं आएगा। लेकिन मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया हुआ है 1, बीच में कोई स्ट्रिंग का वर्ड घुसा दिया 1A5, तो जाहिर सी बात है ये तो लेक्सिक, ये तो वैलिड नहीं है ना, दिस इज नॉट एन वैलिड इंटीजर, तो क्या है ये लेक्सिकल एरर है। स्पेलिंग एरर, अपीयरेंस ऑफ इलीगल कैरेक्टर, ट्रांसपोजिशन ऑफ कैरेक्टर, एक्सीडिंग लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, ठीक है, सारी जो है ना लेक्सिकल एरर्स हैं। फॉर एग्जांपल देखें, एक इंटीजर इनिशियलाइज किया हुआ है 9 ABC। एवरीवन नोस कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, सी हो गई, C++, C#, कोई भी, उसमें हम जो वेरिएबल का नाम होता है वो कभी भी इससे शुरू नहीं करते, वो हमेशा अल्फाबेट से शुरू होता है। हाँ, आप ABC के बाद 9 लिख सकते हो, 9ABC नहीं लिख सकते, तो ये इलीगल कैरेक्टर है। ठीक है, सिंटेक्स एरर क्या होता है, लिखने सिंटेक्स में गलती, मतलब कि कोई भी आप काम कर रहे हो तो सिंटेक्स क्या होता है, बेसिकली सिंटेक्स होता है आपने एक फॉर्मेट, ठीक है, आपको किसी को लेटर लिखना है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, टू, फ्रॉम, थैंक यू, ये सारे फॉर्मेट्स होते हैं। अगर इसमें आप गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है ये एरर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम अपने पीस ऑफ कोड लिखते हैं या कोई भी टूल यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने फोर का लूप यूज किया, ठीक है, उसका कोई ना कोई फॉर्मेट है। ठीक है, और वो फॉर्मेट किसने दिया है, डेवलपर ने दिया है, किसी ना किसी ने तो उसको डेवलप किया होगा ना, और उसने किसी ना किसी ने उसका फॉर्मेट, प्री डिफाइंड फॉर्मेट उसका सेट किया होगा। तो अगर आप उस फॉर्मेट में कोई गलती करते हो तो ये आपके सारे सिंटैक्स एरर्स कहलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मिसिंग ऑपरेटर्स, अनबैलेंस्ड पैरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल ये एक रूल है तो है, इंटीजर इज इक्वल टू 5, टर्मिनेटर इज नेसेसरी इन केस ऑफ C#, C++। आप, ठीक है, तो ये एरर आएगा। सही है, आपने नीचे इफ नंबर इज इक्वल टू 200 लिखा हुआ है, लेकिन सबको पता है कि इफ की कंडीशन के अंदर हम कंपेयर करते हैं, असाइन नहीं करते वैल्यू, तो कंपेयर करने के लिए इक्वल इक्वल साइन होना चाहिए, इक्वल टू नहीं होना चाहिए, तो ये हमारे पास सिंटेक्स एरर है। सिमेंटिक एरर, सिमेंटिक एरर हमारे पास कंटेक्चुअल लेवल एरर है, ये थोड़ा हाई लेवल का एरर है, मतलब कि
इसमें थोड़ी लॉजिकल चीजें देखते हैं कि एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, उसी नाम का एक और वेरिएबल ना डिक्लेयर हो जाए, ठीक है, या फिर एक वेरिएबल है जो कि हमने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, उसे कंपाइलर को पता ही नहीं है कि ऐसा कोई वेरिएबल एग्जिस्ट करता है और हम उस नाम का वेरिएबल को यूज कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ सिमेंटिक एरर। ठीक है, टाइप चेकिंग एरर है। टाइप चेकिंग एरर क्या होता है कि हमने टाइप मिसमैच, बेसिकली टाइप मिसमैच के, टाइप मिसमैच क्या होता है कि एक चीज है और दूसरी चीज है, वो दोनों आपस में मैच नहीं हो रही, बस सिंपल। प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं, तो आपने एक इंटीजर डिफाइन किया हुआ है, उसमें आप स्ट्रिंग को घुसा रहे हो, तो दिस इज हेयर टाइप, टाइप मैचिंग एरर है, तो ये एरर जनरेट होगा। तो इस टाइप के जो जितने भी एरर्स होते हैं वो सिमेंटिक एरर्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू। लेक्चर 2 शुरू करते हैं। इसमें जो टॉपिक्स कवर्ड होंगी वो फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में बताऊंगी, और कंप्यूटर कंपाइलर का जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी आप लोगों को। फेजेस ऑफ कंपाइलर्स कुछ सात, किसी साइट्स पे 7 होते हैं, किसी बुक में 6 होते हैं, तो 6 6 भी वही है, 7 भी वही है, जिसमें 7 फेजेस हैं। उसमें क्या होता है कि एक मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेशन अलग होता है नंबर 6 पॉइंट पे जो है, और मशीन डिपेंडेंट कोड अलग होता है। सही है, तो मैंने ओवरऑल सम करके इनको 6 फेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, उसके बारे में ही आपको पढ़ाऊंगी। लेक्सिकल एनालाइजर है, सिंटेक्स है, ये सारे हमारे फेजेस ऑफ कंपाइलर हैं। सबसे पहले क्या होता है लेक्सिकल एनालाइजर। जब हम कंपाइलर डिजाइन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले जो फेज आता है वो लेक्सिकल एनालाइजर का आता है। ठीक है, लेक्सिकल एनालाइजर अगर हम एज अ ब्लैक बॉक्स देखें तो उसका इनपुट क्या होता है, सोर्स कोड होता है, या हाई लेवल लैंग्वेज जो हम जिसमें हम कोडिंग या प्रोग्रामिंग करते हैं वो सोर्स कोड उसका इनपुट होता है, और जो ये आउटपुट देता है वो स्ट्रीम ऑफ टोकन्स देता है। ठीक है, तो ये लेक्सिकल एनालाइजर का काम। ठीक है, टोकन्स का क्या मतलब है, जैसे हमने एक 1 लाइन ऑफ कोड लिखा, इंटीजर इज इक्वल टू 5 टर्मिनेटर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली इसको 5 टोकन्स में डिवाइड करेगा। कैसे कि सबसे पहले इंटीजर, इंटीजर्स हमें पता है कि क्या है, कीवर्ड है, या ठीक है, पहला टोकन तो कीवर्ड का बन जाएगा, दूसरा टोकन ए का बन जाएगा। ए के हमारे पास आइडेंटिफायर है या कोई वेरिएबल है ए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, हमें पता है कि एक ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसका एक और टोकन जनरेट हो जाएगा। और 5 हमें पता है कांस्टेंट है, और किस टाइप का कांस्टेंट है, इंटीजर कांस्टेंट है, हमें पता है। ठीक है, लास्ट पे क्या है, एक सेमी कॉलन है, और वो क्या है, हमें पंक्चुएटर है। तो इस तरीके से हमारे रिजल्ट जनरेट होता है। ठीक है, तो ये इनपुट होता है और वो आउटपुट होता है, सिंपल स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स इसका आउटपुट होता है। और लेक्सिकल एनालाइजर में कौन सी टेक्निक हम यूज करते हैं इस टोकन्स को जनरेट करने के लिए, हम रिजिक्स यूज करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा में आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिजिक्स यूज करते हैं वैलिडेट करने के लिए कि हमारे पास एक चीज इनपुट आया है, फॉर एग्जांपल इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो हमारे पास 5 इनपुट्स, 5 टोकन्स बने, तो रिजिक्स हमें बताता है कि ये कौन सी चीज है, ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, इंटीजर है। तो बेसिकली जो हम टूल अगर कहते हैं तो रिजिक्स या रेगुलर एक्सप्रेशन हम यूज करते हैं लेक्सिकल एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करते हुए। नेक्स्ट फेज की तरफ मूव करते हैं, सिंटेक्स एनालाइजर। सिंटेक्स एनालाइजर को अगर हम ऐसा ब्लैक बॉक्स देखें तो उसका इनपुट क्या है कि सेट ऑफ टोकन, जो लेक्सिकल एनालाइजर का हमारा इनपुट होता है वो सिंटेक्स एनालाइजर का क्या आउटपुट होता है, वो सिंटेक्स एनालाइजर का क्या इनपुट बन जाता है, और इसका जो आउटपुट होता है वो क्या होता है, सिंटेक्स ट्री होता है। ठीक है, और ये सिंटेक्स पे काम करता है बेसिकली। तो जैसे वाइल का लूप मैंने एग्जांपल में लिखा हुआ है, इसकी एग्जांपल ये है कि वाइल के लूप का एक फॉर्मेट है। वाइल का वर्ड आता है, ब्रैकेट ओपन होते हैं, अंदर कंडीशन होती है, फिर बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो होती है। ठीक है, तो एक फॉर्मेट है, तो ये इसका एक सिंटेक्स ट्री जनरेट करता है, वो इसका आउटपुट होता है। ठीक है, सिंटेक्स ट्री जनरेट करने से पहले हम कुछ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर जनरेट करते हैं, उस फॉर्मेट को देखते हुए फिर उस ग्रामर से हम ट्री बनाते हैं, तो वो हमारा सिंटेक्स ट्री होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारी सीएफजी बनी वाइल, इसको अभी पहले रिमूव कर देती हूँ। वाइल की स्टेटमेंट की सीएफजी बनेगी तो क्या सबसे पहले हम रखेंगे वाइल का वर्ड,
उसके बाद ब्रैकेट ओपन, फिर कंडीशन, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद बॉडी। ठीक है। और इसके अगर हम ट्री बनाएं तो ट्री में भी यही होगा कि वाइल की स्टेटमेंट है, तीन उसमें ओपन हुई वाइल के वर्ड में, इसमें इसमें ठीक है। उसके बाद कंडीशन में हमारे पास क्या है, ट्रू आ रही है। और असाइनमेंट बॉडी के अंदर क्या असाइन हुआ है, ए इज इक्वल टू 2। तो ये बेसिकली सिंटेक्स ट्री इसका आउटपुट होता है, और इसमें हम CFGs की टेक्निक यूज करते हैं। तीसरा सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर क्या, इनपुट क्या होता है, कोई कोड या हाई लेवल लैंग्वेज का कोड, और इसका आउटपुट क्या होता है, एट्रीब्यूटेड ट्री या फिर सिंबल टेबल। और सिमेंटिक एनालाइजर में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ, बहुत टाइप के एरर्स हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे रीडिक्लेरेशन एरर हम पकड़ते हैं इसमें, या टाइप चेकिंग एरर्स, ये सारी चीजों के लिए हम एक सिंबल टेबल मैनेज करते हैं। मतलब एक टेबल बना लेते हैं कि अगर एक वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है तो वो दोबारा इनिशियलाइज ना हो। तो ये हमारे पास ये ट्री होता है। इसमें हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूटेड ग्रामर यूज करते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अब क्या है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या है कि हम एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर देते हैं, जो अच्छा इसकी मैं आपको बताती हूँ कि इजियर फॉर्म होता है, और ये असेंबली लैंग्वेज के करीब होता है, लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज नहीं होता है, इसके एक दो फेज और हम इसको गुजारते हैं तो वो प्योर असेंबली लैंग्वेज बनती है। अभी ये असेंबली लैंग्वेज नहीं है, अभी इंटरमीडिएट कोड है। अच्छा, इसका आइडिया क्या है, इसकी आइडियोलॉजी क्या है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की, कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है कंपाइलर, ठीक है। आर्किटेक्चर चेंज, कंपाइलर चेंज। तो क्या अभी मैंने एक प्रोसेसर पे काम किया, दूसरे प्रोसेसर पे भी क्या मैं अलग से लेक्सिकल एनालाइजर बनाऊंगी, सिंटेक्स एनालाइजर बनाऊंगी, सिमेंटिक एनालाइजर बनाऊंगी? नहीं, मैं क्या करूंगी कि इन सबको इम्प्लीमेंट करके एक इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर लूंगी, फिर वो किसी भी प्रोसेसर पे चल सकता है, ठीक है। और इंटरमीडिएट कोड जनरेट करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री के थ्रू कर सकते हैं, डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ के थ्रू कर सकते हैं, पोस्ट फिक्स के मेथड्स होते हैं, थ्री एड्रेस कोडिंग होती है, ठीक है। ये टेक्निक्स है जिससे हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आप लोगों को थ्री एड्रेस कोड के थ्रू जनरेट करना सिखाऊंगी। कोड ऑप्टिमाइजेशन फिफ्थ फेज है, और कोड जनरेटर। कोड ऑप्टिमाइजेशन का क्या फायदा होता है, मैं अब पहले ही बता चुकी हूँ, टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। कोड जनरेटर लास्ट इसका फेज है, और ये फाइनल फेज ऑफ कंपाइलर है। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिमाइजेशन फेज के बाद क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट कोड एज अ रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। और इसमें हम क्या होता है कि मेमोरी भी एलोकेट हो जाती है उस काम के लिए। तो ये फेजेस ऑफ कंपाइलर कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे कंपाइलर के आर्किटेक्चर पे। आर्किटेक्चर क्या है, बेसिकली एक फ्रंट एंड होता है, एक बैक एंड होता है, ठीक है। फ्रंट एंड को हम एनालिसिस फेज कहते हैं, बैक एंड को सिंथेसिस फेज कहते हैं, ठीक है। अब एनालिसिस फेज के अंदर कौन कौन से फेजेस आते हैं, सिंथेसिस फेज के अंदर कौन से फेजेस आते हैं, ये देख लेते हैं, ठीक है। ये जितने भी लेक्सिकल एनालाइजर है, सिंटेक्स एनालिसिस है, या सिमेंटिक एनालिसिस है, और इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ये सारी हमारे पास फ्रंट एंड कहलाती है, या फिर एनालिसिस फेज कहलाती है, कि इसमें हम एनालाइज कर रहे होते हैं, कोड की एनालिसिस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये और कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन, या फिर कभी कभी एक सातवां फेज भी इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो हमारे क्या होता है, बैक एंड कहलाता है, या फिर सिंथेसिस फेज कहलाता है। ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि थ्योरी की चीजें हैं, दूसरी एमसीक्यूज में आ जाती है, कभी ये क्वेश्चन में आ जाता है, तो आप लोगों के ध्यान में रहे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में ईच फेजेस को एक्सप्लेन में बताऊंगी, और अभी तो नेक्स्ट लेक्सिकल एनालाइजर है, लेक्सिकल एनालाइजर की चीजें बताऊंगी स्टेप वाइज, फिर उसकी एक फाइनल एक इम्प्लीमेंटेशन, रिजिक्स इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें भी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए लेक्चर 3 में आप लोगों को लेक्सिकल एनालाइजर डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। और इंट्रोडक्शन, यानी जो मैंने लास्ट क्लास में लेक्सिकल एनालाइजर की ब्रीफ इंट्रोडक्शन दी थी, उसको रिवाइंड कराऊंगी। लेक्सिकल की कैटेगरीज बताऊंगी, रूल्स ऑफ लेक्सिम, क्लासिफिकेशन, और फिर एट द एंड क्या लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, ये सारी चीजें बताऊंगी,
ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि लेक्सिकल एनालाइजर का हमारा इनपुट होता है सोर्स कोड या फिर प्रोग्रामिंग जो भी हम कर रहे होते हैं वो होता है। ठीक है, और आउटपुट क्या होता है, स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स होते हैं। ठीक है, ये कुछ हमारा आउटपुट होता है। अगर इंटीजर है तो हमें पता है कि इंटीजर कीवर्ड है, इज एन आइडेंटिफायर, इज इक्वल टू इज ऑपरेटर, तो इसके जो हमारे पास 5 टोकन्स निकल के आ जाएंगे। ठीक है, अगर इसमें हम रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं इसको इम्प्लीमेंट करते हुए, रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, एक फाइनाइट ऑटोमेटा का एक टूल है जिसमें हम एक लैंग्वेज बनाते हैं और फिर उससे हमें पता चलता है कि आइदर इनपुट इज वैलिड और नॉट। ठीक है, ये आइडिया होता है रेगुलर एक्सप्रेशन का। ठीक है, लेक्सिकल की कैटेगरीज देख लेते हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की अगर मैं एक्सप्लेनेशन दूं तो कीवर्ड्स क्या है, रिजर्व वर्ड है या रिजर्व वर्ड कीवर्ड। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एक अलग अलग तरीके की रिजर्व वर्ड्स होती हैं। मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सेम ही होती है, मतलब इंटीजर्स में भी है, उसमें भी है। ठीक है, सी शार्प में भी है, सी में भी है, सी प्लस प्लस में भी है। लेकिन कुछ चीजें चेंज भी होती हैं, ये डिपेंड करता है डेवलपर के ऊपर कि वो सॉफ्टवेयर का डेवलपर या उस कंपाइलर का डेवलपर कौन है, उसने क्या क्या नाम रखे हुए हैं अपने कीवर्ड्स के। ठीक है, इसकी टाइप क्या है, सॉरी फाइनाइट है। सबको पता है कि एक इसके नंबर ऑफ काउंट्स फिक्स्ड होंगे। एग्जाम्पल में मेन, इंटीजर, पब्लिक, प्रोटेक्टेड, स्टैटिक, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इन आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर कोई भी वेरिएबल का नाम हो सकता है, कोई भी मेथड का नाम हो सकता है, किसी भी क्लास का नाम हो सकता है। तो ऐसी जितनी भी चीजें होती हैं उसको क्या कहेंगे, आइडेंटिफायर्स कहेंगे। और ये इनफाइनाइट होती हैं, हमें नहीं पता यूजर कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवा दे। ठीक है, ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स जाहिर सी बात है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जितनी भी होती हैं, प्लस माइनस डिवाइड मॉड्यूलो, ये सारी हमारे पास ऑपरेटर्स कहलाती हैं। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है। ठीक है, ये भी फाइनाइट है। पंक्चुएटर, पंक्चुएटर क्या है, हम बेसिकली कंपाइलर या लेक्सिकल एनालाइजर में पंक्चुएटर को हम वर्ड ब्रेकर कहते हैं। ठीक है, वर्ड ब्रेकर क्या होता है, वर्ड ब्रेकर में हमारे पास स्पेस हो सकती है, वर्ड ब्रेकर सेमी कॉलन हो सकता है, वर्ड ब्रेकर किसी भी टाइप का ब्रैकेट हो सकता है। ठीक है, वर्ड ब्रेकर बेसिकली है क्या, कि एक वर्ड आया, फॉर एग्जांपल इंटीजर, इज इंटीजर a इज इक्वल टू 5, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटीजर इज अ कंप्लीट वर्ड। ठीक है, इंटीजर के बाद स्पेस आ रहा है, स्पेस विल ब्रेक, स्पेस विल एक्ट एज अ ब्रेकर बिटवीन इंटीजर एंड ए। ठीक है, और फिर हम इंटीजर को एक टेम्पररी वेरिएबल में मूव करेंगे, फिर हम इसको वैलिडेट करेंगे थ्रू रिजिक्स या फिर आर ई। उसके बाद उसकी वैलिडेशन होने के बाद हमें पता चलेगा कि ये वैलिड इनपुट है भी या नहीं। तो वर्ड ब्रेकर का ये काम होता है कि ब्रेक कर करके हमें टोकन जनरेट करवाता है। ठीक है, नंबर 5 पे कैटेगरी जो है वो कांस्टेंट की है। कांस्टेंट भी इनफाइनाइट होते हैं। कांस्टेंट कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर कांस्टेंट, बूलियन कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट, डेसिमल कांस्टेंट्स, कुछ भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन, रूल्स ऑफ लेक्सिम क्लासिफिकेशन। ठीक है, हमें क्लासिफिकेशन की बात आई ना, क्या क्लासिफाई करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन होती क्या है, क्लासिफिकेशन की ये ना, एक जैसी चीजों को एक क्लास में रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के एनिमल्स जितने भी थे उन सब वो एक जैसे थे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ सेम थी, उनमें क्या किया कि उनको एक क्लास बना दी, उनको एनिमल रख दिया। ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टीज कुछ अलग थी, उनकी अलग क्लास बना दी, उनको ह्यूमन बींग्स बोल दिया गया। ठीक है, तो ये होती है क्लासिफिकेशन। हम भी यही करेंगे कि हमारे पास जो चीजें होती हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो, जिसमें जो रिप्लेस हो सके, आपस में सिंटैक्टिकली रिप्लेस हो सके, हम क्या करेंगे, उसको एक क्लास में रखेंगे। तो अब हम क्लासिफाई करेंगे किसको, व्हाट वी नीड टू क्लासिफाई, कि क्लासिफिकेशन हम किसको करें। तो क्लासिफिकेशन में हमने 2 क्लास बनानी है अपनी, क्लास पार्ट और वैल्यू पार्ट। ठीक है, लाइन नंबर, तो लाइन नंबर क्या है, बेसिकली लाइन ऑफ कोड है। फॉर एग्जाम्पल 5 लाइनों की प्रोग्रामिंग हुई हुई है, 5 लाइन ऑफ कोड लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 ये इसके लाइन नंबर्स होंगे। ठीक है, रूल क्या है क्लासिफिकेशन का, all those words that are syntactically replaceable belongs to same class. For example, अगर मैं इसकी एग्जाम्पल दूं, ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आई होगी अंग्रेजी में इसका कहना क्या चाह रहा है कि, लेकिन मैं आपको बताऊं तो वो सारी चीजें जो कि रिप्लेसेबल हो सकती हैं, मतलब कि इंटीजर इज इक्वल टू 5,
इसी तरीके से मैं इंटीजर हटा के अगर मैं यहाँ फ्लोट लिख दूं तो ये वैलिड है, ठीक है। तो ये रिप्लेसेबल है। तो ये जितनी भी जैसे डेटा टाइप है, डेटा टाइप कुड बी इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, तो ये सारी हम रिप्लेस कर सकते हैं एक दूसरे में। तो ये क्या होगी, सेम क्लास से बिलोंग करेगी। आगे देखेंगे इसको एक्सप्लेनेटरी इसमें ना, ठीक है। पैटर्न क्या होगा, टोकन्स बनाते हुए इसके तीन तरीके के पैटर्न्स होंगे, सॉरी तीन वैल्यूज होंगी, और उसके पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। ब्रैकेट ओपन, लिखने का तरीका बेसिकली ब्रैकेट ओपन, क्लास पार्ट लिखेंगे, फिर वैल्यू पार्ट लिखेंगे, लाइन नंबर लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। कुछ बुक्स में वैल्यू पार्ट पहले क्लास पार्ट बाद में, ऐसा कुछ है, बट ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से लिख रहा है। एग्जाम्पल क्या है, कि ब्रैकेट ओपन किया, मेन इज अ कीवर्ड, उसका क्लास पार्ट की हो गया, मेन वो वैल्यू पार्ट जो असल चीज है वो मेन है, और ये वन, ठीक है। अब लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट की बात कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है हम अपना अपना कंपाइलर, खुद का कंपाइलर या खुद का लेक्सिकल एनालाइजर जो है डिजाइन कर रहे हैं, तो यानी खुद की चीजें और खुद का सिंटेक्स हम ऐड करेंगे। जाहिर सी बात है हम अपना खुद का कंपाइलर बना रहे हैं, यानी खुद की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करने जा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि अपनी जितने भी हमने कीवर्ड्स इंट्रोड्यूस करवानी है अपनी लैंग्वेज में, जितने भी पंक्चुएटर्स है, जितने भी आइडेंटिफायर्स है, जितने भी रिजर्व वर्ड्स है, जो भी सिंटेक्स वगैरह है, कुछ भी हमने ऐड करानी है, सबसे पहले क्या कर लेना है, हमने एक उसकी प्रॉपर शीट लिस्ट बना लेनी है। उस लिस्ट को फिर हमने नाम दे, फिर हमने उसको अब अगर हमने उसका नाम चेंज करना है, जैसे कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटीजर होता है, हम इंटीजर हटा के हम उसका नाम डिजिट करना चाह रहे हैं, या फिर फॉर एग्जाम्पल के फ्लोट होता है बेसिकली, या फिर डेसिमल होता है, हम उसका कुछ और नाम रखना चाह रहे हैं, तो वो हम कर सकते हैं। हम डू वाइल के लूप को कुछ और नाम देना चाह रहे हैं, या फॉर एग्जांपल इफ एल्स के जो स्टेटमेंट्स हैं हम उसको कुछ और लिखना चाह रहे हैं। वाइल वाइल के लूप को अगर हम कुछ अनटिल के नाम देना चाह रहे हैं कि अनटिल ब्रैकेट ओपन क्लोज ये काम होता रहे, तो फॉर एग्जांपल ये नेमिंग कन्वेंशन जो हम अपने हिसाब से देते हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। बेसिकली हम उसकी लिस्ट बना लेंगे, उसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट कैसे बनाते हैं, जितनी हमें हमारी कैटेगरीज थी, सबसे पहले हमारी कीवर्ड की कैटेगरीज थी, उसके बाद नंबर टू कैटेगरी पे हमारे ऑपरेटर्स थे कुछ, फिर हमारे पास एक कैटेगरी पंक्चुएटर्स की भी थी, कॉन्स्टेंट्स की भी थी, और भी चीजें थी, ठीक है। तो सबसे पहले कीवर्ड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पार्ट और क्लास पार्ट में हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। बेसिक कीवर्ड्स हमारे पास क्या है, इंटीजर है, जैसे मैंने यहाँ पे अपने कंपाइलर में इंटीजर का नाम नम रखा हुआ है, एनिमल, ठीक है। तो इंटीजर, फ्लोट का नाम मैंने डेसिमल रखा हुआ है, चार का नाम चार ही है, स्ट्रिंग का नाम स्ट्रिंग ही है, बूलियन का नाम बूल ही है। अब देखिए ये सारी जो है सिंटैक्टिकली रिप्लेसेबल थी ना, मतलब ऑल दीज थिंग्स आर डेटा टाइप्स, तो मैंने इसका क्या नाम, इसको सेम क्लास में रखा और इसके क्लास पार्ट अपनी मर्जी से डीटी रख दिया। डीटी मुझे पता है कि डेटा टाइप है, ठीक है। और भी चीजें थी, जैसे लूप का नाम मैंने लूप ही रख दिया। अच्छा ये वाइल, वाइल का वर्ड जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में वाइल होता है, मैंने उसका नाम अंटिल रखा है अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। अंटिल का नाम मैंने अंटिल ही रखा। इफ की स्टेटमेंट मैंने व्हेन से यहाँ पे रखी हुई है, एल्स को लेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। मेन को मैन लिखा है, वॉइड को वॉइड ही रहने दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो इस तरीके से हम अपनी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट बनाते होते हैं, ठीक है। कमेंट्स भी कुछ लिखा हुआ है, ऑपरेटर्स का नाम भी मैंने लिखा हुआ है कि इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोल दिया है, इसको प्लस पीएम बोल दिया, प्लस माइनस, ठीक है। इसका नाम मैंने इन दोनों की क्लास मैंने सेम रखी हुई है कि पी प्लस माइनस ही होगी, ठीक है। अच्छा इन तीनों की क्लास मैंने सेम रखी हुई है, मल्टीप्लाई, डिवाइड और एम की एमडीएम रखा हुआ है इसका नाम। तो इस तरीके से आप बना सकते हो अपनी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट। रिलेशनल ऑपरेटर्स भी हैं, इन सबको मैंने एक ही क्लास में रखा हुआ है कि इज, नॉट, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है।
कंपाउंड ऑपरेटर्स भी हैं कुछ, जैसे अब कंपाउंड असाइनमेंट होती है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, ये सारे इनको कंपाउंड असाइनमेंट में रखा हुआ है। ठीक है, और को और ही लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडिया था कि अपनी लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट कैसे बनाते हैं, तो ये आप मुझसे अच्छा बना सकते हो। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स की है। ठीक है, अब पहले से ही लिख लो, रिजिक्स वगैरह भी मैंने पहले से ही लिख ली अपनी, कि मुझे बनाते हुए बस मसले ना हो। ठीक है, और कुछ सिंटेक्स वगैरह भी अपनी खुद की जो बनाना चाह रहे हो आप, जैसे फॉर का लूप किसी और तरीके से इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो। मैंने तो सिंपल ही रखा था, जैसे कर सकते हैं आप अपनी मर्जी से। ठीक है, तो बेसिकली ये आइडिया था लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट। आई होप कुछ हेल्प मिली हो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, लेक्चर 3 जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट और क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्सिम और रूल ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाया था। अब इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड होंगे इस लेक्चर में, मैं आप लोगों को टोकनाइजेशन पढ़ाऊंगी और रूल्स पढ़ाऊंगी कि टोकनाइजेशन करते हुए कौन कौन से रूल्स फॉलो करते हैं। अगर इंटीजर कोई आ जाए तो उसके लिए कौन सा रूल है, स्ट्रिंग की टोकनाइजेशन कैसे होगी। ठीक है, रूल्स और पढ़ाऊंगी और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू ही आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी। ठीक है, लेट्स, ठीक है, टोकनाइजेशन और प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जिसके थ्रू मैं आपको टोकनाइजेशन या टोकन्स बनाने की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, टोकनाइजेशन है क्या, फॉर्मल डेफिनेशन अगर मैं इसकी देखूं तो टोकनाइजेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिससे सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग्स को ब्रेक करते हैं पीसेस में। ठीक है, एज अ वर्ड, कीवर्ड, सिंबल्स एंड अदर एलिमेंट्स। ठीक है, अब गौर करें कि लेक्सिकल एनालाइजर का इनपुट क्या था, कोड या स्ट्रीम्स ऑफ सोर्स कोड बेसिकली। तो सोर्स कोड क्या है, सोर्स कोड एक स्ट्रिंग है ना, मतलब सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग है। सारी चीजें इंग्लिश में लिखी हुई आती है ना, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिकल, ये जो भी चीजें हैं सारी स्ट्रिंग्स में आ रही हैं। अब उसमें उसको हम वर्ड ब्रेकर के थ्रू उसको तोड़ते हैं और फिर उसको उसकी नेचर के हिसाब से उसको क्लासेस डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अब तोड़ते कैसे हैं कि फॉर एवरी कैटेगरी ऑफ लेक्सिम देयर आर सम रूल्स व्हिच आर टू बी रिमेंबर्ड ड्यूरिंग ब्रेकिंग ऑफ वर्ड्स इनटू टोकन्स। ठीक है, मैंने कैटेगरीज बताई थी, उस कैटेगरी के हिसाब से, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कांस्टेंट और स्ट्रिंग्स, कैरेक्टर्स, इन सब कैटेगरीज और कीवर्ड्स, इन सब कैटेगरीज के अलग अलग रूल्स हैं टोकन बनाने के। ठीक है, वर्ड और किस बेसिस पे करते हैं, वर्ड ब्रेकर के बेसिस पे हम क्या करते हैं, वर्ड ब्रेक करते हैं, फिर हम बताते हैं कि टोकन्स को अलग करते हैं, फिर हम टोकन का नाम देते हैं कि अच्छा ये जो है INT एक अलग वर्ड है और ये क्या है, की वर्ड है। ठीक है, वर्ड ब्रेकर क्या है, वर्ड ब्रेकर क्या है, वर्ड ब्रेकर इज समथिंग दैट गिव्स अस द इंडिकेशन दैट वर्ड हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ इट हैज टू बी ब्रोकन एंड मूव टू द टोकन सेट। वर्ड ब्रेकर क्या करता है, हमें इंडिकेशन देता है कि एक वर्ड जो है कंप्लीट हो चुका है, अब उसको आप एक अलग से वेरिएबल में मूव करो और उसको वैलिडेट करो और उसको सर्च करो कि क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज देखो और फिर उसको क्लासिफाई करो। ठीक है, वर्ड ब्रेकर्स क्या हो सकते हैं, स्पेस, पंक्चुएटर्स यानी किसी भी टाइप का सेमीकोलन या किसी भी टाइप के ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स जो है पंक्चुएटर्स हैं, फिर कॉमा है, लाइन चेंज कैरेक्टर। जाहिर सी बात है, एक लाइन कंप्लीट हुई, एंटर प्रेस हो गया, एंटर प्रेस या लाइन चेंज कैरेक्टर क्या होता है, बैक स्लैश एन या बैक स्लैश आर होता है किसी भी लैंग्वेज में। तो ऑल दीज थिंग्स आर वर्ड ब्रेकर। इसके बेसिस पे हम अपने वर्ड्स ब्रेक करेंगे या सीक्वेंस ऑफ स्ट्रिंग जितनी भी आ रही होंगी हम उसमें इस बेसिस पे वर्ड ब्रेक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास ABC कॉलन B कॉमा C, और पैटर्न क्या है हमारे टोकनाइजेशन का, क्लास पार्ट कॉमा वैल्यू पार्ट कॉमा लाइन नंबर। लाइन नंबर 1 है ये। ठीक है, क्लास पार्ट और वैल्यू पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि क्लास को हम क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक फॉर का लूप लगाएंगे। अगर मैं इसके प्रोग्रामिंग की उसमें आपको लेके जाऊं तो फॉर का लूप जाएंगे और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करते रहेंगे, जब तक रीड करेंगे जब तक हमें कोई वर्ड ब्रेकर ना मिल जाए। हमने C रीड किया, उसके बाद हम प्लस प्लस किया। ठीक है, L पर आए, L इज नॉट अ वर्ड ब्रेकर,
ठीक है, वर्ड ब्रेकर तो नहीं है ना एल। फिर हमने और रीड किया और कॉनकैटिनेट करते गए, क्लास को कॉनकैटिनेट के फाइनल वाले एस के बाद हमें क्या मिल रहा है, कि स्पेस मिल रही है। ठीक है, स्पेस इज अ वर्ड ब्रेकर, तो क्या होगा, क्लास को अलग कर लेंगे। और अब इस जो ये क्लास है, अब हम इसको सर्च करेंगे कि ये क्या है। ठीक है, तो हमें पता है कि क्लास को क्लास ही है, ऐसा हमने लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन शीट में डिफाइन किया था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्पेस है, स्पेस को निग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पेस इज अ वर्ड ब्रेकर, स्पेस का कोई पैटर्न या कोई टोकन नहीं बनता। ठीक है, उसके बाद हमने नेक्स्ट रीड किया एबीसी। एबीसी क्या है, एबीसी इज नॉट एन स्ट्रिंग, क्योंकि इसके आगे पीछे डबल कोट्स नहीं है, तो एबीसी क्या है, जाहिर सी बात है किसी वेरिएबल या किसी भी चीज का या किसी भी क्लास का नाम होगा। तो एबीसी इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, लाइन नंबर 1 ही है ये। उसके बाद हमारे पास कॉलन आया, कॉलन क्या है, इज अ पंक्चुएटर। ठीक है, लाइन नंबर 1। उसके बाद बी आया, बी इज अगेन किसी वेरिएबल का नाम या किसी उसका नाम, तो ये आइडेंटिफायर है। उसके बाद कॉमा आया, कॉमा क्या है, पंक्चुएटर है। और उसके बाद सी आया, सी इज अगेन एन आइडेंटिफायर। तो ये सिंपल सी चीज थी, इसकी टोकनाइजेशन हो गई। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लाइन नंबर 2 देख लेते हैं। इसमें कुछ इस तरीके से एक वाइल का वर्ड लिखा हुआ है, स्पेस लिखा हुआ है और भी आगे चीजें लिखी हुई है। तो इसमें अगेन अगर मैं प्रोग्रामेटिकली बताऊं तो ये रीड करता रहेगा अनटिल एंड अनलेस इसको कोई वर्ड ब्रेकर ना मिल जाए। इसको स्पेस मिला, इसने वाइल का वर्ड अलग कर लिया। ठीक है, वाइल का वर्ड अलग करके सर्च कर रखे व्हाट इज अ वाइल। तो वाइल हमें पता है कि हमारे रिजर्व वर्ड है, की वर्ड है ना, बेसिकली वाइल का लूप हमने रखा हुआ है। तो वाइल को हमने अलग कर लिया और वाइल की क्लास वाइल ही है। ठीक है, अब हम दूसरे में, दूसरा क्या था, ओपनिंग ब्रैकेट इज अ पंक्चुएटर, हमने इसको अलग कर लिया। उसके बाद हमें ए मिला, ए क्या है हमारे पास, आइडेंटिफायर है। उसके बाद स्पेस मिला। ठीक है, अब हमें क्या मिल रहा है, नॉट मिल रहा है। नॉट ऑपरेटर की दो पॉसिबिलिटीज हैं, सिंगल लेंथ भी हो सकता है या फिर डबल लेंथ भी हो सकता है। सिंगल लेंथ तो इसका क्या मतलब है, सिर्फ नॉट। और डबल लेंथ में अगर ये अपियर हो तो क्या होगा कि नॉट की फौरन बाद इज इक्वल टू आना चाहिए। हमने सर्च किया, ठीक है, यहाँ पे नॉट आ रहा है, बट नॉट के बाद एक और नॉट आ रहा है, इज इक्वल टू नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एज अ सिंगल लेंथ लेंगे और इसका टोकन जनरेट कर देंगे। ठीक है, नॉट ऑपरेटर अलग कर दिया। अब हमने दूसरा नॉट पढ़ा। अब नॉट की क्या पॉसिबिलिटीज थी, नॉट या फिर नॉट इक्वल टू, या अगेन नॉट के बाद नॉट ही है तो फिर ये भी अगेन सिंगल आ जाएगा। अब जो तीसरा वाला नॉट है उसके बराबर में हमने सर्च किया, तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू है। तो हम इसका एक अलग नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर के अकॉर्डिंग पैटर्न या फिर टोकन जनरेट करवाएंगे। ठीक है, उसके बाद इज इक्वल टू आया, इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, तो इसका एक अलग टोकनाइजेशन हो गई। अगेन 54 इज एन टीजर कांस्टेंट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमने रीड किया आगे प्लस प्लस आ रहा है, प्लस प्लस की भी या प्लस की भी दो या तीन पॉसिबिलिटीज हैं, लेट्स चेक। ठीक है, मैनी पॉसिबिलिटीज है, मतलब एक या दो या तीन है, मतलब दो से ज्यादा ही है। प्लस से एक तो सिंगल प्लस, एक डबल प्लस प्लस, प्लस इक्वल टू भी होता है, तो ये मैनी पॉसिबिलिटीज है। हमने देखा आगे प्लस प्लस आ रहा है, हमने प्लस प्लस का टोकन जनरेट कर दिया। ठीक है, उसका क्लास पार्ट हमने रखा हुआ था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, तो हमने उसके हिसाब से उसका नाम रख दिया। उसके बाद हमने अगेन पढ़ा तो प्लस इक्वल्स टू साथ में आ रहे हैं, तो साइड सी बात है ये भी ट्रू पॉसिबिलिटी है, तो हमने इसका कंपाउंड ऑपरेटर के नाम से टोकन जनरेट कर दिया। स्पेस आया, स्पेस को हम निग्लेक्ट करते हैं टोकन बनाते हुए, बस हम उसको एज अ वर्ड ब्रेकर यूज करते हैं, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। इफ अंडरस्कोर एल्स, ठीक है, इफ के बाद स्पेस नहीं है, इफ अंडरस्कोर एल्स है, तो ऐसी तो कोई चीज हमारी लैंग्वेज में है नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई किसी न किसी वेरिएबल का नाम होगा, तो हमने इसको क्या कर दिया, इफ एल्स को हमने आइडेंटिफायर कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। मूव करते हैं, लाइन नंबर 3 स्ट्रिंग। अब हम स्ट्रिंग के रूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि चक्कर क्या है। ठीक है, कि कैसे स्ट्रिंग अगर हमारे पास आए तो हम उसको कैसे टोकनाइजेशन करेंगे उसकी, तो इसके कुछ रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने स्ट्रिंग पढ़ा, स्पेस से उसको ब्रेक किया और उसको डेटा टाइप, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग वी ऑल नो दैट कि स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप, उसको रख दिया। उसके बाद स्पेस है, स्पेस को निग्लेक्ट किया, str इज अ वेरिएबल का नाम, तो हमने इसका नाम आइडेंटिफायर रख दिया। ठीक है, id इज एन आइडेंटिफायर, इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, वो भी इसका हमने अलग टोकन जनरेट कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या देखा, अब हमारे पास स्ट्रिंग आया है। स्ट्रिंग सबको पता है कि कोई भी चीज या कोई भी कैरेक्टर या
anything which is followed and or by double quotes कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग। तो हमने डबल कोट हमें मिल गया, तो हमने अब हम सर्च करेंगे कि अब हमें सर्च करेंगे किसके, ओपनिंग कोट्स तो मिल गया, अब हम क्लोजिंग कोट्स के उसमें सर्च करेंगे। इसका रूल आ रहा होगा वो देखते हैं कि आफ्टर डबल कोट्स लेंथ ऑफ वर्ड डज नॉट मैटर। डबल कोट आ गया, अब वर्ड की लेंथ मैटर नहीं करेगी। डबल कोट आ गया मीन्स स्ट्रिंग शुरू हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, कैरेक्टर्स रीड करते रहेंगे और उसको कॉनकैटिनेट करते रहेंगे टिल एंडिंग कोट्स अराइव्स। ठीक है, इन दिस केस स्पेस विल नॉट एक्ट एज अ वर्ड ब्रेकर। ठीक है, ए बी सी के बाद स्पेस आ भी जाता है तो वर्ड ब्रेक नहीं होगा, इसका अलग से टोकन जनरेट नहीं होगा। वी विल फाइंड अनदर क्लोजिंग कोट्स टू कंप्लीट द स्ट्रिंग। ठीक है, हम चलते गए, हमने प्लस इक्वल्स टू को भी ऐड कर लिया अपने साथ, 7 को भी कर लिया, एफ को भी कर लिया, एस को भी कर लिया। नाउ वी फाइनली रीच एट द पॉइंट वेयर वी हैव एंडिंग डबल कोट। तो अब हमने क्या किया कि इसको हमें हमें स्ट्रिंग कंप्लीट हो गई, मिल गया। अब हमने इसका अलग टोकन जनरेट कर लिया। टोकन कैसे जनरेट करेंगे, टोकन जनरेट करते हुए डबल कोट्स को इंक्लूड नहीं करेंगे वैल्यू पार्ट में। लेट्स सी। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं, करना होता है। लोग बच्चे क्या करते हैं, मैंने खुद भी एक दो बार ये गलती की, ठीक है, डबल कोट्स के साथ टोकन जनरेट करके दे दिया था, विच इज रॉन्ग। ठीक है, जब हम बता रहे हैं कि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है तो वी डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई द डबल कोट्स इन द वैल्यू पार्ट थिंग। ओके, ठीक है, नेक्स्ट। Plus equals to is an compound assignment operator. 88 is a integer constant. ठीक है, let's move towards another example. ठीक है, रूल ऑफ स्ट्रिंग ही है ये भी, मतलब स्ट्रिंग के ही हम और डिफरेंट सिनेरियोज पे बात कर रहे हैं। अगर स्ट्रिंग शुरू हो चुका है और उसके बीच में एक सिंगल बैक स्लैश आया तो क्या, ठीक है, इफ डबल कोट्स अराइव आफ्टर सिंगल बैक स्लैश, ठीक है, this not be considered as the closing quotes, but this single quote will be added as the part of a string। ठीक है, जैसे यहाँ पर, ठीक है, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश, फिर अगेन कोट, दिस इज अ कैट। फिर ये वैल्यू पार्ट क्या बनेगा, इसका वैल्यू पार्ट यहाँ से यहाँ तक बनेगा, और ये वाला जो डबल कोट है जो कि बैकस्लैश के फौरन बाद आ रहा है वो एज अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग ऐड हो जाएगा। तो दिस इज द रूल एंड दिस थिंग, ये जो चीज है इसको याद रखें आप लोग। ठीक है, एबीसी आइडेंटिफायर, सही है, लाइन नंबर 4 स्ट्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखें कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो हमारे स्ट्रिंग का पार्ट बना है, बैक स्लैश के फौरन बाद जो डबल कोट आएगा हमारे स्ट्रिंग का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज अ पंक्चुएटर, 98 is integer constant. Let's move towards another। ठीक है, अब हमारे इनपुट में क्या है, आप देख सकते हैं कि c इज इक्वल टू डबल कोट स्टार्ट हो चुका है, एक बैक स्लैश आया, बट बैक स्लैश के बाद डबल कोट नहीं है तो कोई नहीं, खैर है, जाने दो। उसके बाद एक बैक स्लैश आया, एक और बैक स्लैश आया, एंड देन डबल कोट आया है। व्हाट वी हैव टू डू इन दिस सिनेरियो, लेट्स मूव टुवर्ड्स द रूल। अब इसका रूल क्या है, फॉर स्ट्रिंग कंटेनिंग डबल बैकस्लैश, मतलब डबल बैकस्लैश है स्ट्रिंग में और उसके बाद एक डबल कोट आ रहा है, दिस विल बी कंसिडर्ड एज द क्लोजिंग कोट्स। ठीक है, हेलो वर्ल्ड दिस इज अ कैट, तो स्ट्रिंग कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और बाकी जो नीचे वाली चीज है वो एक अलग से स्ट्रिंग है। सही है, अब इसके टोकन जनरेट कर लेते हैं। सी इज एन आइडेंटिफायर, इज इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद ये स्ट्रिंग ऐड हुआ है और यहाँ पर एंड हो जाएगा, डबल बैक स्लैश आ गया है, उसके बाद आईडी है, उसके बाद ये इनवैलिड है क्योंकि यहाँ से
ठीक है, टी वाई आया, ठीक है। अब यहाँ पे दोबारा डबल कोट आया है, यहाँ से स्ट्रिंग स्टार्ट तो हो गया, बट इसको एंडिंग कोट नहीं मिला, एंडिंग कोट नहीं मिला और ऐड करता रहा, बट यहाँ पे इसको एंटर मिल गया, यानी लाइन चेंज करेक्टर मिल गया, तो वो क्या करेगा, इसको यहाँ से यहाँ तक का ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। लेकिन जब ये रिजिक्ट से वैलिडेट करने जाएगा तो उसे ऐसी कोई चीज मिलेगी ही नहीं, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती होगी स्ट्रिंग में, तो वो क्या कर देगा, इसका आउटपुट इनवैलिड, कि ये ऐसी कोई भी चीज नहीं, दिस इज एन इनवैलिड थिंग। एक और क्वेश्चन है कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर का क्या रूल है देख लेते हैं। कैरेक्टर इज सराउंडेड बाय सिंगल कोट्स, ठीक है, कोई भी, ठीक है, अल्फाबेट कह लो या कोई भी कैरेक्टर है, अगर उसकी आप उससे पहले और उसके बाद सिंगल कोट लगा हुआ, दैट्स मीन्स अ कैरेक्टर, ठीक है। देयर आर टू पॉसिबिलिटीज ऑफ कैरेक्टर अपीयरेंसेस, ठीक है, थ्री लेंथ वाइज इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल सिंगल कोट ए और बी और फिर सिंगल कोट लिखा हुआ है, तो दिस इज नॉट अ कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर के लिए लाजमी है कि वो सिंगल कोट हो, अगर मोर देन वन कैरेक्टर है, मतलब एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो वो कैरेक्टर नहीं रहेगा, तो फिर वो स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। तो और स्ट्रिंग की नोटेशन या उसको डिनोट कैसे करते हैं, डबल कोट से करते हैं, तो अगर कोई सिंगल कोट के साथ एक से ज्यादा कैरेक्टर लिख रहा है तो दिस इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर की लेंथ हमेशा 3 ही होती है, सिंगल कोट 1, ए ए आया या कोई भी कैरेक्टर आया और फिर उसके बाद ब्रैकेट कोट, तो 3 कैरेक्टर की लेंथ होती है हमेशा। 4 कैरेक्टर की भी लेंथ होती है, बट वो इस केस में होती है जब बैक स्लैश आए, तो वो स्पेशल एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं, वो आपके इसमें आ रहे होते हैं, बैक स्लैश आर, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, बैक स्लैश बी, ये सारी चीजें, ठीक है। अब इसका टोकन जनरेट कर लेते हैं। कैरेक्टर आया सबसे पहले, वो डेटा टाइप है, वी ऑल नो दैट। उसके बाद स्पेस आया, तो स्पेस से उसके बाद सी एच आया, सी एच इज एन आइडेंटिफायर, इज एन वेरिएबल, इज इक्वल टू इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। अब क्या है कि सिंगल कोट आया, हमने आगे रीड किया, एन है, उसके बाद रीड किया, एंडिंग सिंगल कोट हमें मिल गया, कैरेक्टर की लेंथ 3 बनी, दिस इज अ वैलिड थिंग, इसका अलग से टोकन जनरेट हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से। अब अगेन देखें कि कैरेक्टर कांस्टेंट का इसको वैल्यू एज अ वैल्यू पार्ट लिखते हुए हम इसके आगे पीछे कोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब प्लस माइनस ऑपरेटर आया या प्लस ऑपरेटर, जो भी आप क्लास पार्ट का नाम रखना चाहें वो आ गया। अब देखें कि हमने दोबारा से आया है तो इज अ वैलिड, क्योंकि ये 4 लेंथ कैरेक्टर आ गया हमारे पास, तो 4 लेंथ कैरेक्टर उस वक्त वैलिड है जब बैक स्लैश हो, ठीक है। तो इसका एक अलग से टोकन जनरेट हो जाएगा। इसके बाद माइनस ऑपरेटर आया नाउ। अब एक चीज देखने की जरूरत है, वो ये कि सिंगल कोट स्टार्ट हो गया, लेंथ 2 हो गई इसकी, बैक स्लैश आया, दूसरे बैक स्लैश पे इसकी लेंथ 3 हो गई, चौथी लेंथ पे इसको क्या चाहिए था, चौथी लेंथ पे इसको एंडिंग कोट चाहिए था, जो कि यहाँ पे है नहीं, तो दिस इज एन इनवैलिड थिंग, ठीक है। तो यहाँ से 4 तक की चीजें वो रीड कर लेगा और उसको एक इनवैलिड कैरेक्टर बना देगा, और इनवैलिड चीज लिखते हुए हमेशा सिंगल कोट लगाएंगे, और वैलिड कैरेक्टर कांस्टेंट अगर आपको मिल जाए तो वहां पे सिंगल कोट नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब दोबारा से इसको सिंगल कोट मिला है, फिर प्लस मिला है, फिर एंडिंग कोट मिला है, दिस इज अ वैलिड कैरेक्टर, ठीक है। तो हम प्लस की अलग से एक टोकन जनरेट कर देंगे विच इज कैरेक्टर कांस्टेंट के नाम से, फिर अगेन हमें प्लस प्लस मिला है, तो प्लस प्लस साथ में हम प्लस माइनस प्लस 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 माइनस ऑपरेटर नहीं, यहाँ गलती हो गई है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट इसका नाम रख लेंगे, ठीक है। एबीसी इज एन आइडेंटिफायर, देखें एंड स्टार्ट तो हुआ है लेकिन इसको एंडिंग कोड नहीं मिला है, तो 3 लेंथ तक इसको रीड करेंगे और इसको इनवैलिड डिक्लेयर करा देंगे, ठीक है। 3 तक क्यों रीड करेंगे, 4 तक क्यों रीड नहीं करेंगे, क्योंकि एंड ओपनिंग कोड के बाद हमें बैक स्लैश नहीं मिला है, बैक स्लैश नहीं मिलेगा तो 3 तक रीड करेंगे, बैक स्लैश मिलेगा तो 4 तक रीड करेंगे। Why we all know that is an identifier, so this is all about the character, रूल्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब कमेंट्स की बात कर लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। अगर सिंगल लाइन कमेंट होगा तो उसका क्या रूल होगा, क्या कर सिंगल लाइन कमेंट क्या, फॉरवर्ड स्लैश, जब हम 2 बार फॉरवर्ड स्लैश लिखते हैं तो कमेंट हो जाता है, कोई भी कोड नॉर्मल सी शार्प या सी प्लस प्लस वाली लैंग्वेजेस में, ठीक है। वन डिवाइडेड सिंबल
followed by another divide symbol, then it is said to be a single line comment. Line change character acts as a word breaker. ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है तो सिंगल लाइन ही है. ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है माय नेम इज बिली, उसके बाद उसे कुछ नहीं मिला है, इसके बाद उसे एंटर मिल जाएगा तो वो बस बिली तक उसको क्या है, सिंगल लाइन कमेंट कंसीडर करेगा. नाउ लेट्स टोकनाइज द क्वेश्चन. ठीक है, क्लास पार्ट, वैल्यू पार्ट, स्ट्रिंग का तो अच्छा आप लोग जो है ना रूल पढ़ें, पॉज करें वीडियो और खुद से टोकन जनरेट करें, फिर मेरे आंसर को वेरीफाई करें. ठीक है, ऐसे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी साथ साथ और टाइम भी ज्यादा नहीं लगेगा. ठीक है, और एक और बात बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी मसला आता है या कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखें, या फिर आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं. मेल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. ठीक है, उस आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी. आप लोग कोई भी क्वेश्चन मैं आपको उसका जरूर आंसर करूंगी. ठीक है, स्ट्रिंग इज अ डेटा टाइप अलग हो गया भाई. एस इज एन आइडेंटिफायर अलग हो गया. फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है वो भी दो. ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा और ये कैरेक्टर रीड करता रहेगा टिल बैक वो लाइन चेंज कैरेक्टर नहीं आ जाता. ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सिंगल लाइन कमेंट में आ जाएगा. अब मल्टी लाइन कमेंट्स भी, जाहिर सी बात है मल्टी लाइन कमेंट्स के क्या रूल होते हैं. सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं. फॉर्मेट ऑफ मल्टी लाइन कमेंट इन मोस्ट ऑफ द वेल नोन लैंग्वेजेस, वही जाहिर सी बात है कि फॉर्मेट यही होता है ज्यादातर लैंग्वेजेस का कि फॉरवर्ड स्लैश हो, स्टैरिक हो, फिर स्टैरिक हो मतलब डिफरेंट लाइंस हो, और फिर स्टैरिक हो फॉरवर्ड स्लैश हो. ओपनिंग विद फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय स्टार एंड क्लोज बाय स्टार फॉलोड बाय, ये हमारे पास पैटर्न होता है कुछ. तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व कर लेते हैं. एबीसी सबसे पहले देख लिया, आइडेंटिफायर है उसका अलग टोकन बना लिया. ठीक है, और हमने देखा कि यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है, हम रीड करते जाएंगे, यहाँ से देखें लाइन चेंज हुआ है, बट हम लाइन चेंज कैरेक्टर को एज अ वर्ड ब्रेकर नहीं लेंगे. दिस इज द ओनली सिनेरियो इन विच वी डू नॉट कंसिडर लाइन चेंज कैरेक्टर एज अ ब्रेकर. ओके, ये याद रखें आप लोग. उसके बाद जब तक कॉन्कैटिनेट करते रहेंगे और रीड करते रहेंगे तब तक हमें जब तक हमें एक और स्टैरिक और फिर उसके फॉलोड बाय फॉरवर्ड स्लैश ना मिल जाए. ठीक है, वैल्यू पार्ट ऑफ मल्टी लाइन कमेंट हाइलाइटेड एज ग्रीन. ठीक है, तो ये वैल्यू पार्ट बन जाएगा. फ्लोटिंग पॉइंट के रूल्स. ठीक है, कैरेक्टर बिफोर डॉट, इसके कुछ है कि अच्छा इसके रूल्स पढ़ लेते हैं. कैरेक्टर बिफोर डॉट एंड आफ्टर डॉट शुड बी नोटेड. तो भाई आपके पास एक डॉट आया है एग्जाम्पल में, देखें ए डॉट बी. डॉट से पहले क्या है और डॉट के बाद क्या है, इसको आपको फोकस करना पड़ेगा. व्हाइल सर्चिंग डॉट अकर्स. ठीक है, आप सर्च कर रहे हो, रीड कर रहे हो वैल्यूज. ठीक है, डॉट आता है, फिर क्या करोगे, पीछे जाओगे. ठीक है, पीछे जाओगे ए पे और देखोगे कि कैरेक्टर क्या है. अगर ये इंटीजर नहीं है, ठीक है, अगर ये इंटीजर नहीं है तो डॉट क्या करेगा, वर्ड ब्रेक करेगा. डॉट इज ऑल्सो अ पंक्चुएटर, डॉट इज ऑल्सो एक्ट्स एज अ वर्ड ब्रेकर, बताया था मैंने आपको. ठीक है, अगर उससे पहले ए बी सी डी कुछ भी है अदर देन इंटीजर तो वो क्या करेगा, वर्ड ब्रेक कर देगा, ए का अलग टोकन बना देगा, डॉट का डॉट बना देगा और बी का फिर अलग बना देगा. जैसे उसमें होता है दिस डॉट या कुछ भी, या कोई भी फंक्शन कॉल करवा रहे होते हैं, माई फंक्शन डॉट एक्स या कुछ भी करके डॉट करके हम कॉल कर रहे होते हैं ना कुछ, तो ये वो वाली चीज है कि अगर उससे पहले इंटीजर ना हो तो क्या करना है, ये रूल था. आफ्टर डॉट इफ देयर इज अ डिजिट देन इट विल कॉन्कैटिनेट विद अ डॉट. ठीक है, ए डॉट 99 है, फिर क्या करेंगे, तो हम ए का अलग टोकन बनाएंगे और डॉट 99 के बाद 99 को डॉट के साथ कॉन्कैटिनेट करके उसका फ्लोट कांस्टेंट बना देंगे. ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और वो इस तरीके से कि ए डॉट बी डॉट सी, तो ए का अलग बन जाएगा, बी का अलग बन जाएगा, सी का अलग बन जाएगा. ठीक है, डॉट का भी अलग बन जाएगा बीच बीच में से. अच्छा, अब टी डॉट टी यहाँ तक का भी अलग बन जाएगा, डॉट टी 768. ठीक है, ये भी अलग बन जाएगा, बट ये होगा क्या, इनवैलिड होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या है.
ठीक है, जब हम इसको वैलिडेट करेंगे तो ये इनवैलिड कैरेक्टर होगा। उसके बाद 8.999, तो ये हमारे पास फ्लोट कांस्टेंट बनेगा। सही है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 99.99 B89, ये क्या है? कॉन्केटिनेट तो हो जाएगा बट ये इनवैलिड है क्योंकि बीच में बी आ रहा है। ठीक है, बी ऐसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, तो ये इनवैलिड है। उसके बाद ये डॉट अलग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आगे भी ए बी सी टाइप कुछ आ रहा है। ठीक है, ए बी सी के लिए हमारे पास आइडेंटिफायर बन जाएगा। अच्छा, ये इसको हमने अलग करके आइडेंटिफायर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आइडेंटिफायर या किसी भी वेरिएबल का नाम नाइन किसी भी सॉरी किसी भी इंटीजर से शुरू नहीं हो सकता, ये रूल है। फ्लोट लास्ट वाले को हमने फ्लोट कांस्टेंट। हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था टोकनाइजेशन के बारे में, वर्ड ब्रेकर के बारे में कि स्पेस इज अ वर्ड ब्रेकर, लाइन चेंज कैरेक्टर इज अ वर्ड ब्रेकर, पंक्चुएटर इज अ वर्ड ब्रेकर। ठीक है, और फिर मैंने आप लोगों को रूल्स विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ बताए थे कि स्ट्रिंग डेटा टाइप को कैसे टोकनाइज करना है, कैरेक्टर को कैसे करना है, फ्लोट को कैसे करना है, सिंगल लाइन कमेंट को कैसे करना है, मल्टीपल लाइन कमेंट को कैसे करना है। इस बारे में टोकनाइजेशन की थियोरेटिकल चीजें काफी हो गई थी। अब इम्प्लीमेंटेशन की तरफ देखते हैं कि इम्प्लीमेंट करते हुए आपको कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, क्या क्या फ्लोट पूरा पता होना चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं इस लेक्चर में। ठीक है, इसमें कौन कौन सी टॉपिक्स हैं जो मैं कवर करवाऊंगी? एल्गोरिथम बताऊंगी, जो सिंपल एल्गोरिथम है वो किसी भी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे आप लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ज्यादातर सी शार्प की तरफ लेके चलूंगी, जो भी आगे रिजेक्ट्स की वैलिडेशन हो गई या कि कोई भी कोडिंग साइड चीजें जो बताऊंगी वो सी शार्प के ऊपर होंगी, बट उनका एल्गोरिथम मैं एटलीस्ट जरूर बताऊंगी ताकि आपको इफ यू आर वर्किंग इन जावा, अगर आप पाइथन पे कर रहे हो कोड, तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, रिजेक्ट्स बताऊंगी, रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताऊंगी। ठीक है, एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। एल्गोरिथम क्या है? सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर को इम्प्लीमेंट करते हुए सबसे पहली चीज क्या होती है, हमने लास्ट लेक्चर में या लेक्चर 2 में पढ़ा होगा कि लेक्सिकल एनालाइजर का जो इनपुट होता है वो सोर्स कोड होता है, आउटपुट क्या होता है, स्ट्रीम्स ऑफ टोकन्स होता है। तो सोर्स कोड को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने लेक्सिकल एनालाइजर में रीड करेंगे। ठीक है, सोर्स कोड कहीं टेक्स्ट की फाइल में लिखा हो सकता है, कहीं एक्सेल की फाइल में लिखा हो सकता है, कहीं अगर आपके कंपाइलर में GUI बेस्ड कंपाइलर बना हुआ है तो टेक्स्ट बॉक्स में हो सकता है। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने सोर्स फाइल को रीड करना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है इसका कि सोर्स फाइल को रीड कर लिया, फिर उसके टोकन्स जनरेट कर लिया। टोकन्स जनरेट करने के क्या रूल्स है मैं आपको लेक्चर 4 में बता चुकी हूँ। ठीक है, टोकन्स जनरेट हो गए। टोकन्स अब क्या हुआ, आपने जनरेट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आपने टोकन जनरेट किया इंटीजर का, उसका क्लास पार्ट था इंटीजर और वैल्यू पार्ट थी उसकी 2। ठीक है, 2 इज इंटीजर, इज अ वैलिड इंटीजर ना। 2.0 इज नॉट अ वैलिड इंटीजर। 2.0 क्या है, फ्लोट वैल्यू है। ठीक है, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इसकी वैलिडेशन करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, और फिर टोकनाइजेशन हो गई, उसके बाद उसकी वैलिडेशन भी हो गई। हाँ हाँ भाई, ये क्लास पार्ट जो आपने डिफाइन किया है उसके वैल्यू पार्ट एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, उसके बाद सारे टोकन जनरेट हो गए, तो सारे टोकन्स को आपने सेव भी तो करना है ना एट द एंड। तो उसको क्या करेंगे, एक फाइल में सेव कर लेंगे या राइट कर देंगे। अगर आपने GUI बनाया हुआ है तो टेक्स्ट बॉक्स पे शो करा देंगे। ठीक है, टूल्स क्या क्या यूज होंगी या फिर रीड कैसे करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट वाली जो रीड कॉल है ना, ये कैसे करेंगे आप कि कोई भी फाइल के थ्रू रीड करवा देंगे, या अगर आपने जियो बनाया हुआ तो टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू रीड करवा लेंगे। सही है, टोकन्स में कैसे ब्रेक करेंगे, अगर मैं प्रोग्रामेटिकली बात करूं तो टोकन्स में आप क्या करेंगे, फॉर का लूप लगाएंगे। ठीक है, टोकन्स को काउंट करते जाएंगे, वर्ड जब तक ना बन जाए। ब्रेकर के बाद उसको ब्रेक करेंगे, फिर इफ एल्स की कंडीशंस लगा के इसको चेक करेंगे कि ये किस टाइप का क्लास पार्ट है या वैल्यू पार्ट क्या है इसका। ठीक है, उसके बाद वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट कैसे करेंगे, वैलिडेट हम करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस के थ्रू। ठीक है, वैलिडेशन विल बी डन बाय रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशंस आप लोगों ने फाइनाइट ऑटोमेटा में पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो उसकी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगी कि फिर इजीली आप आगे कर सकते हो, या फिर आप जाके ट्यूटोरियल्स देख लो जो आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाए आपके लिए ये चीज। ठीक है, वैलिडेशन हो गई, उसके बाद राइट कर देंगे, यानी फाइल्स को सेव करवा देंगे।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस की। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। अगर मैं उसकी एक ऐसी इनफॉर्मल डेफिनेशन बताऊं कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज अ लैंग्वेज जिसका हम इनपुट देते हैं, वो आउटपुट क्या बता देता है कि ट्रू और फॉल्स, ठीक है। लैंग्वेज हम बनाते हैं खुद से, ठीक है। लैंग्वेजेस वो होती हैं हम खुद से बनाते हैं और फिर वो एक्सेप्ट करता है कि ये इनपुट हाँ यस ट्रू है या नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसका जो सारा गेम्स होता है वो स्ट्रिंग्स का गेम होता है, ठीक है। यानी स्ट्रिंग्स का ये मतलब नहीं है कि फिर वो 0 या 1 नहीं करेगा, ये सारी चीजों को जो भी हम देते हैं उसको स्ट्रिंग्स ही लेता है, स्ट्रिंग ही लेता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें दो टाइप के हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन थ्री टाइप्स की होती है। एक तो फर्स्ट फिक्स्ड पावर हो गई, एक फिर क्लीन स्टार हो गया, एक होता है एक और क्लीन प्लस होता है, ठीक है। क्लीन स्टार के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि जो स्टार लगा हुआ है ना, इससे पता चलता है कि जो रेगुलर एक्सप्रेशन है क्लीन स्टार है, ठीक है। क्लीन स्टार की खास बात ये थी कि इसमें नल नहीं आ सकता, नल वैल्यू नहीं आ सकती, मतलब ए लिखा हुआ है, सॉरी बोलती हुई, इसमें नल आ सकता है, ठीक है। यानी ए लिखा हुआ है ना, तो ए खाली भी हो, मतलब ए एक भी बार ना हो ना, फिर भी ये मतलब सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी हुई है बी ए स्टार बी, तो यह क्या किया, पहले मैं बी को नल कर दिया, ठीक है, तो ये भी ट्रू है, बी भी आ गया। बी को एक बार कर लिया, आ गया, ठीक है। यानी एक बार नल होना हो सकता है और उसके मल्टीपल्स भी हो सकते हैं, और वो कितनी बार ए आ सकता है ये अनडिटरमिन्ड है, ये इनफाइनाइट है, ठीक है। आप ये कितनी भी बार लगा सकते हो। दूसरा होता है क्लीन प्लस। क्लीन प्लस में क्या होता है, नल वैल्यू नहीं आ सकती। आपने ए लिख दिया है ना, तो ए वन टाइम आना ही आना है, लेकिन वन से ज्यादा भी आ सकते हैं, वो ज्यादा आपकी इंफिनिटी तक अप्रोच करती है, लेकिन कम से कम एक ए जरूर आएगा, ठीक है। क्लीन प्लस और क्लीन स्टार में ये फर्क होता है। अब नेक्स्ट उसमें नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी और इसके एग्जांपल्स, जिससे आपको थोड़ा बहुत क्लियर और हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने और एंड का फंक्शन तो पढ़ा ही होगा लॉजिक गेट्स में या लॉजिक बनाते हुए कभी, कि प्लस का साइन कहीं भी आ जाए तो और की कंडीशन होती है कि या तो ये या तो ये, ठीक है, या तो दोनों भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी आ जाए सिर्फ तो फिर भी ओके है, ये वाला टर्म आ जाए तो ये फिर भी ओके है, ठीक है। या दोनों भी आ जाए तो भी ओके है, ठीक है। हमेशा 0 0 पे लो देता है, बाकी 0 1 1 0 1 1 इन तीनों कंडीशंस में हाई देता है, ठीक है। ठीक है, अब मैंने ये रिजिक्स मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा है यहाँ पे। अब इसके कितने आउटपुट्स जनरेट हो सकते हैं, यानी कि कितने इनपुट्स को ये वेरीफाई कर सकता है, ठीक है। इसको पार्स कर करके देख लेते हैं। सबसे पहले जीरो है, जीरो का क्या मतलब है कि ये जीरो भी पार्स कर सकते हैं, ठीक है। जीरो आया, अब देखें बीच में प्लस लगा हुआ है, या तो ये वाली टर्म हो या तो ये वाली टर्म हो, ये वाली टर्म है ही नहीं, ठीक है। जीरो है, यस ट्रू है बिल्कुल। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया था स्टार का मतलब है क्लीन स्टार, ठीक है। क्लीन स्टार क्या करता है, नल रख सकता है, यानी इस वाली लैंग्वेज के अंदर नल आ सकता है, यानी जीरो एक भी बार नहीं आ सकता, तो वो कंफर्म सही है, वैलिड है, ठीक है। तो फिर ये वन वाला इनपुट भी पार्स हो जाएगा, एक बार अगर हमने लिख दिया तो वो भी पार्स हो जाएगा, 10 भी पार्स हो जाएगा, 100 भी पार्स हो जाएगा, फिर जीरो के कितने भी मल्टीपल्स रख लो वो भी पार्स होते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है भाई, जीरो के ऊपर स्टार लगा हुआ है, यानी जीरो में नल आ सकता है। वन के ऊपर स्टार नहीं लग सकता, यानी वन लगा हुआ मतलब वन एक दफा लाजमी आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जीरो के ऊपर भी स्टार लगा हुआ है, मीन्स के जीरो ना भी हो फिर भी चलेगा, और जीरो के बहुत सारे इनफाइनाइट मल्टीपल्स हो तब भी इनपुट ठीक है, पार्स हो जाएगा। देखिए जीरो पे पहले हमने नल लिखा हुआ, वन तो आना ही आना है हर हाल में, उसके बाद आखिरी वाले में जीरो है, सही है, ये वाला इनपुट पार्स हो जाएगा। अब 0 1 लेके देखेंगे कि 0 1, यस जीरो आ सकता है, वन भी आ सकता है, लास्ट वाले में इसने नल लिया हुआ है, ठीक है। ये डिफरेंट इतने एग्जाम्पल्स हैं जो कि लास्ट वाला देख लेते हैं। ये सारे और की कंडीशंस में लिखे हुए हैं भाई, या तो ये भी, या तो ये, या तो ये, या फिर ये, या फिर इन सबका मल्टीपल, ठीक है। कुछ भी आ सकता है, वो सब पार्ट्स करेगा, ठीक है। अब लेक्सिकल एनालाइजर में हमें कौन कौन से रेगुलर एक्सप्रेशंस की जरूरत होती है वो देख लेते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स व्हिच आर टू बी रिक्वायर्ड while मेकिंग लेक्सिकल एनालाइजर, हमें कैरेक्टर का चाहिए होगा रेगुलर एक्सप्रेशन, स्ट्रिंग का चाहिए होगा,
इंटीजर का चाहिए होगा, फ्लोट का चाहिए होगा, और भी जो चीजें हैं जैसे ईमेल की वैलिडेशन अलग होती है, यूआरएल अगर कोई है, ठीक है, उसकी भी अलग होती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को उसकी रिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, उसको क्या करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपको गाइड करूंगी। ठीक है, काइंडली सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। और एक और बात, अगर आप लोगों को लेक्चर्स चाहिए तो काइंडली ईमेल कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ईमेल एड्रेस डाल दूंगी, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर किसी भी किस्म की हेल्प चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करूंगी, नोट्स चाहिए, लेक्चर चाहिए, कुछ भी पूछना हो, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, आप मुझे मैसेज करें, इस ईमेल के थ्रू करें। ठीक है, और ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हेलो एवरीवन, लेक्चर 5 में मैंने आप लोगों को लेक्सिकल एनालाइजर जो कि फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर उसकी सी शार्प में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है उसका मैंने फ्लो थोड़ा सा बताया था कि वो- कि किस किस स्टेप से गुजर के आप अपना कंप्लीट लेक्सिकल एनालाइजर इम्प्लीमेंट कर सकते हो सी शार्प या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। बट अभी इस लेक्चर 6 में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में रिजेक्ट्स वैलिडेशन कैसे होती है, क्योंकि लेक्सिकल एनालाइजर का मेन काम यही होता है कि टोकन स्ट्रिंग्स ऑफ टोकन जनरेट करता है। ठीक है, वो क्या करता है कि इनपुट लेता है, इनपुट को अलग अलग क्लास पार्ट और वैल्यू पार्ट के अकॉर्डिंगली अलग करता है। ठीक है, और फिर उस क्लास उस वैल्यू पार्ट को वैलिडेट करता है कि क्या ये स्ट्रिंग ट्रू है। ठीक है, अगर मैंने इसको एक इंटीजर का नाम दे दिया तो क्या ये वैलिड इंटीजर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं रिजेक्ट वैलिडेशन से। इसकी मैं आप लोगों को इम्प्लीमेंटेशन सी शार्प के थ्रू करवाऊंगी। इसके इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट किया हमने, विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन कर दिया मैंने। इसका मैंने नाम दे दिया कि रिजेक्ट्स वैलिडेशन प्रोग्राम। ठीक है, ओके कर दिया, डेस्कटॉप पे ही इसको सेव कर रही हूँ मैं। ठीक है, ये आपके पास एक विंडोज फॉर्म आ गया, ये खाली फॉर्म है। इसमें आपके सबसे पहले क्या करना है कि इस पे क्लिक करके सबसे पहले इसका जो फॉर्म 1 यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, इसको थोड़ी सी मैं बता रही हूँ कि इसका नाम चेंज करके आपने यहाँ लिख देना है कि रिजेक्ट्स वैलिडेशन, या रिजेक्ट्स कर दें आप सिंपल। ठीक है, अब आपने जाना है टूल बॉक्स में, टूल बॉक्स यहाँ पर आता है। अगर यहाँ पे आपको विजिबल ना हो तो आपने व्यू बॉक्स में जाके यहाँ पे टूल बॉक्स पे क्लिक कर देना है और टूल बॉक्स विजिबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैंने सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स लगा लेना है, क्योंकि आपने कुछ ना कुछ एंटर करना है। उसके बाद अच्छा इसको ड्रैग करके बड़ा कर लें। ठीक है, अब आपने एक बटन लगा देना है जिसके थ्रू, ठीक है, ठीक है, बटन का नाम चेंज कर सकते हैं आप, टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको गो कर दें, इस बटन का नाम चेंज कर दें। ठीक है, जैसे मैं हमेशा फॉर्मेट रखती हूँ कि बटन भी लिख देती हूँ साथ में, कि जब कोडिंग करते हुए आपको एक अलग अलग सी चीजें दिखे कि ये बटन है, ये कन्वेंशनल कन्वेंशन तो आप कुछ भी कर सकते हो कि आपने बटन का नाम कैसे रखना है, इसका नाम कैसे रखना है। तो मैं अक्सर जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो उसका टेक्स्ट बॉक्स ही रखती हूँ, टीएक्सटी लिख देती हूँ। बटन है तो कोई बटन के ही आगे उसका नाम लिख देती हूँ। अब जैसे बटन है अंडरस्कोर गो कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इस बटन की इवेंट के अंदर जाके कोडिंग करनी है। ठीक है, अब सबसे पहले आपने अपने दिमाग में ये करना है कि हमें क्या करना है कि वैलिडेशन करनी है। वैलिडेशन क्या करना है कि यूजर एक इनपुट हमें दे, ठीक है, और हम वैलिडेट करके बता दें कि ये स्ट्रिंग है या नहीं है, सही है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को एग्जांपल में ये करवाऊंगी कि रिजेक्ट्स फॉर वैलिडेशन ऑफ अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट क्या होता है, A to Z या फिर स्मॉल A to Z। ठीक है, तो इसकी मैं आप सबसे पहले करवाऊंगी। तो सबसे पहले काम क्या होगा हमारा कि जो यूजर इनपुट कर रहा है ना टेक्स्ट बॉक्स में, उसको रीड कर लेना अपने प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, एक स्ट्रिंग का डेटा टाइप ले लिया, इसका नाम रख दिया इनपुट। ठीक है,
इसको इज इक्वल टू कर दिया और हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स हमने लगाया था उसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1, ठीक है, डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब टेक्स्ट में जो भी होगा रन करने पे क्या होगा कि जो भी टेक्स्ट में लिखा हुआ होगा इस वाले टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट होगा वो उठ के इसमें सेव हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, कि एक पैटर्न बताना है कि इस बेसिकली हमने एक पैटर्न बताना है, उसके बाद एक यूजर पैटर्न लेना है और दोनों को मैच करके बता देना है कि ये रिजिक्स वैलिड है या नहीं है। ठीक है, एक स्टैंडर्ड पैटर्न के नाम से स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड। ठीक है, और इसको इसकी रिजिक्स यहाँ से ठीक है, ऐसे ये पूरा टेक्स्ट कॉपी कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझा देती हूँ। सही है, फर्स्ट लाइन में क्या किया मैंने, सिंपल टेक्स्ट बॉक्स लिया है और टेक्स्ट बॉक्स का जो टेक्स्ट है उसको एक इनपुट में डाल दिया। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं वैलिडेट कर रही हूँ कि हमारा जो इनपुट है वो अल्फा अल्फाबेट है या नहीं। सही है, तो उसकी क्या होती है, रिजिक्स इस टाइप की कुछ बनती है कि ए टू जेड और ए टू जेड। ठीक है, और इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये हमारा पैटर्न होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक रिजिक्स की क्लास को कॉल करनी है। क्योंकि रिजिक्स की प्रीडिफाइंड क्लास मौजूद है, उसके हम बने बनाए फंक्शंस को यूज कर लेंगे अपनी वैलिडेशन के लिए। ठीक है, अब देखिए एक एरर थ्रो कर रहा है और अगर हम एरर को पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है, द टाइप और नेम स्पेस रिजेक्ट कुड नॉट बी फाउंड, आर यू मिसिंग यूजिंग दैट डायरेक्टरी और एन असेंबली रेफरेंस। तो इसका सिंपल मकसद ये है कि आपने ये किया हुआ बट आपने इसकी लाइब्रेरी को या कुछ भी इसके नेम स्पेस को कॉल नहीं कराया हुआ, तो आपने क्या करना है, इसका नेम स्पेस को कॉल करा लेना है यूजिंग सिस्टम डॉट टेक्स्ट डॉट रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, इसको आपने ऐड करा लेना, अब आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये जो एरर है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब आप हमने क्या किया कि अपना एक इनपुट ले लिया और एक स्टैंडर्ड पैटर्न बना लिया। ठीक है, अब हम जो भी इनपुट करेंगे इसके थ्रू मैच करवाएंगे और फिर वो आंसर बता देगा कि वैलिडेट हो चुका है या नहीं, मतलब इनपुटेड पैटर्न इज वैलिड और नॉट। ठीक है, हमने एक और, ठीक है, माई रिजिक्स को अब रिजिक्स का रिजिक्स के क्लास थी उसका हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, उसका नाम माई रिजिक्स रख लिया, उसके अंदर ये कंस्ट्रक्टर में पास करा दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड पैटर्न जो है। अब हमने एक फाइनल जो रिजल्ट हमारा ट्रू और फॉल्स की उस फॉर्म में आएगा, तो हमने एक बुलियन टाइप के वेरिएबल ले लिया, उसका नाम रिजल्ट रख लिया और उसको इनिशियली फॉल्स कर दिया। ठीक है, अब रिजल्ट में हमने क्या कराया कि माई रिजिक्स जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर इस मैच का मेथड है और इसके अंदर हमने इनपुट दे दिया। ठीक है, अभी क्या करेगा कि अगर रिजल्ट ट्रू है तो टेक्स्ट बॉक्स पे, अच्छा अब मैं क्या कर रही हूँ कि एक लेबल लगा दे रही हूँ यहाँ पे जहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो गया आ जाए। ठीक है, लेबल को इनिशियली ये लिख देती हूँ। सही है, इसको मैंने यहाँ रख दिया। इसका नाम पता कर लेते हैं कि इसका नाम क्या है। इस पे क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टीज में गए, प्रॉपर्टीज में जाने के लिए या तो आप स्पेस बार दबा दें या फिर यहाँ पे एक साइड में राइट पे सबसे नीचे प्रॉपर्टीज का बटन होगा, उसको क्लिक कर लें। अब इसका नाम जानने के लिए आपने नीचे आना है एंड इसका क्या है, लेबल 1 नाम है इसका। आप इसमें लिख दें लेबल आउटपुट, LBL लेबल आउटपुट, ताकि आपको याद रहे प्रोग्राम करते हुए। ठीक है, अब इसने मैच किया, अगर रिजल्ट ट्रू है तो वो क्या कर दे, लेवल आउटपुट को बोल दे वैलिडेटेड, और अगर ट्रू नहीं है ठीक है,
वैलिडेशन फेल्ड। ठीक है, अब इसको रन करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हमारे पास रन हो गया है। अब देखिए मैं इसका कोई भी अल्फाबेट डालूंगी और इसको गो करूंगी तो वैलिडेटेड का आएगा। ठीक है, कोई भी अल्फाबेट डाल दूं, A to Z, कैप्स में भी डाल के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको वैलिडेट ही करेगा हमेशा। लेकिन अगर मैं इसके अभी यहाँ पे बीच में 2 3 4 5 विच इज नॉट एन अल्फाबेट, अगर वो मैं लिख दूं तो ये क्या करेगा, नॉट वैलिडेशन फेल्ड। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल सिंपल कोड जो कि आप वैलिडेट कर रहा है। सही है, आप इसमें क्या करेंगे, सिंपल इस कोड को वैलिडेशन, ये सिर्फ अल्फाबेट की कर रहा है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, बस चेंज कर देना है पैटर्न और आपको वैलिडेशन होगा इनवैलिडेट। आप यूआरएल वैलिडेट कर सकते हो। ये जो सिंपल मेरे पास एक पूरा कोड बना हुआ है, ठीक है, मैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या लिंक में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। आपने वहां से बस सिंपल कॉपी करना है, अपने पास पेस्ट करना है और आपको रन करना है। ठीक है, लेकिन इन सब के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है। फ्लो एटलीस्ट समझ लें, सिंटेक्स तो किसी को याद नहीं होता, इवन मुझे भी याद नहीं है। 5 से 6 साल हो गए प्रोग्रामिंग करते हुए, बट स्टिल सिंटेक्स याद नहीं है, क्योंकि एक सिंटेक्स, ठीक है, आपको लॉजिक आनी चाहिए, आपको प्रोग्राम लिखना आना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। सिंटेक्स इज नॉट अ प्रॉब्लम, जस्ट इंटरनेट पर जाएं, गूगल करें कि इसका क्या सिंटेक्स है, कॉपी करें, पेस्ट करें, अपना कोड चलाएं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट माय वीडियो। प्लीज लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है, ताकि मैं जल्दी और ज्यादा वीडियोस और अच्छे तरीके से मैं अपलोड करूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। समझ आ गई होगी। हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर लेक्चर 7 में मैंने आप लोगों को रिजिक्स की इम्प्लीमेंटेशन इन सी शार्प करवाई थी, और अल्फाबेट को कैसे वैलिडेट करते हैं उसकी पूरी कोडिंग सी शार्प पे विजुअल स्टूडियो के एनवायरनमेंट में आपको मैंने दिखाया था। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं और लेक्चर 7 में मैं क्या कवर करवाऊंगी। इम्प्लीमेंटेशन होगी, जाहिर सी बात है, लेक्सिकल एनालिसिस जो पूरा कंप्लीट है, फर्स्ट फेज ऑफ कंपाइलर, उसका सोर्स कोड को मैं आपको थोड़ा गो थ्रू करवाऊंगी कि होता क्या है, कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, मेन थिंग्स, और इम्प्लीमेंटेशन उसके सी शार्प में थोड़ा सा कवर करवाऊंगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, पूरा कोड और ये सारी चीज़ें तो मैं नहीं करवा सकती, बेसिक आइडिया दे सकती हूँ, फिर उस आइडिया को यूज़ करते हुए आप अपना कंपाइलर खुद डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, तो अब कोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, बेसिकली ये स्क्रीन है, कुछ लोग कंसोल पे बनाते हैं, मैंने इसको विंडोज फोम एप्लीकेशन पे बनाया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको अगर आपको दिखाऊं कि बहुत मैंने शुरू से लेक्चर 1 से बात की है कि इसका इनपुट प्रोग्राम या सोर्स कोड होता है, इसका आउटपुट स्ट्रीम्स ऑफ टोकन होता है, वो कैसे होता है रन टाइम पे, मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोड लिखती हूँ, पब्लिक स्टैटिक void main, ठीक है, ब्रेक इट ओपन क्लोज, स्कोप स्टार्ट। ठीक है, इसमें मैंने एक इंटीजर इनिशियलाइज करवाया, ए नाम का इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलन। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ तो इस राइट साइड पे इसके जो स्ट्रिंग्स ऑफ टोकन्स हैं वो विद पैटर्न्स जनरेट हो जाएंगे। लेट्स चेक, देखिए यहाँ पे सारे स्ट्रिंग्स ऑफ टोकन्स। ठीक है, जैसे पब्लिक, पब्लिक क्या है, एक्सेस मॉडिफायर है, लाइन नंबर 1 पे है। ठीक है, स्टैटिक क्या है, स्टैटिक की क्लास स्टैटिक ही है, लाइन नंबर 1 पे है। वॉइड क्या है, वॉइड ही है, लाइन नंबर 1 पे है। मेन क्या है, एज आइडेंटिफायर लिया हुआ है मैंने, तो ये लाइन नंबर 1 पे। फिर ब्रेक इट ओपन क्लोज। ठीक है, ये आ गई। अब देखें कि इसको स्टार्ट हुआ है लाइन नंबर 2 पे, देखें बिल्कुल सही काम कर रहा है। इंटीजर क्या है, डेटा टाइप है, बिल्कुल सही इसने रिडाइरेक्ट किया है, और लाइन नंबर 3 है इंटीजर पे, यू कैन सी दैट। ठीक है, ए इज एन आइडेंटिफायर। ठीक है, लाइन नंबर 3 पे है, इज इक्वल टू इज इक्वल। ठीक है, 0 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, इसको भी ऐसा नहीं लिया। तो बेसिकली ये होता है। अब इसके उसकी तरफ चलते हैं, कोड की तरफ। बेसिकली मैं इस पर डीबगर लगा देती हूँ, इसके मेन फंक्शंस मैं आपको बता देती हूँ कि ये करता क्या है। मेन फंक्शंस क्या है इसके,
ये क्या करेगा, सबसे पहले इनपुट रीड करेगा, ठीक है, उसके बाद रिजिक्स से मैचिंग करेगा, ये सारा जो है, ठीक है, उसके बाद टोकन्स में ब्रेक करेगा, ठीक है। बेसिकली मैंने इसको एक अलग पेज पे बनाया, फॉर्म 1 के क्लिक के ऊपर ये सब बनाया हुआ है इसके, और एक अलग क्लास बनाई हुई, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ, फंक्शन डॉट सी एस के नाम से, ठीक है। इसमें मैंने सारी फंक्शंस जो कि यूज होनी है यहाँ पे इसमें डाली हुई है, ताकि थोड़ा कोड जो ऑप्टिमाइज तरीके से भी रहे, ठीक है। बेसिक क्या है, मैंने क्या कर दिया, एक डिक्शनरी बना दी, और इसको एक सब जो चीजें थी, एरर्स और पंक्चुएटर्स और जितने भी सिंबल्स की थी उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करा दिया, और एक और एक डिक्शनरी बना दी जो कि कीवर्ड की लिस्ट है, जितनी भी चीजें थी कीवर्ड थी मेन मेन जो मैंने अपनी लैंग्वेजेस में इंक्लूड की थी, ब्रेक, फॉल्स, इंक्लूड, टू, क्लास, वॉइड, ठीक है, वो मैंने इसमें इंसर्ट करवा दी है, ठीक है। ये रिजिक्स मैंने ऑलरेडी इसमें हार्ड कोडेड कर दिए कि फ्लोट का ये है, पंक्चुएटर्स को की रिजिक्स मैचिंग ऐसे होगी, ठीक है, आइडेंटिफायर की ऐसे होगी, अल्फाबेट्स की ऐसे होगी, 0 से 9 तक के नंबर्स की ऐसी होगी, ठीक है। अब इसमें बेसिकली दो मेन फंक्शंस हैं, एक जनरेट एरर, कि अगर कोई एरर है तो वो इस वाले फंक्शंस के थ्रू जनरेट हो जाए, और एक है जनरेट टोकन, ठीक है। टोकन जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया हुआ है कि भाई एक वेरिएबल लिया हुआ है, इस वेरिएबल का टाइप स्ट्रिंग है फंक्शंस डॉट कंटेंट, आप देख सकते हैं इसमें क्या किया हुआ है, सिंपल अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास पार्ट, वैल्यू पार्ट, क्लास पार्ट और लाइन नंबर इसमें जब इंसर्ट करवाया हुआ है, और उसको टेक्स्ट बॉक्स पे भी शो कराया हुआ है, और एक फाइल भी पीछे सेव करवा दी है ताकि उसमें मेरा आउटपुट सेफ रहे, ठीक है। एक सिंपल लाइन ऑफ कोड जनरेट करा के देख लेते हैं। इस पर सबसे पहले मैं डिबगर लगा देती हूँ ताकि आपको प्रोग्राम रोक के समझा सकूँ। लगा चुकी हूँ इस पर डिबगर। सिंपल एक लाइन का कोड लिखते हैं, इंटीजर a इज इक्वल टू 0 और रन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे F11 से, ठीक है। अब इसने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स पे जो भी था टेक्स्ट क्या था वो क्या करेगा, इनपुट स्ट्रीम अभी 0 है, इस पे मूव कर देगा। अब मैंने एक वाइल की स्टेटमेंट लगाई हुई है, और इसमें और ये वाइल की स्टेटमेंट तब तक चलेगी जब तक कि इनपुट स्ट्रीम की लेंथ है, ठीक है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ तक चलेगी। अब ये क्या करेगा कि अब देखिए इसने मैचिंग किया कि इसमें क्या था, ये भी नहीं था, फॉरवर्ड स्लैश भी नहीं था, बैक स्लैश भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो ये क्या किया, इसमें नीचे आ गया। अभी नीचे चेक करेगा कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अब देखिए क्या ये फॉरवर्ड स्लैश और बैक स्लैश से स्टार्ट नहीं होता है तो ही इसके अंदर आएगा। देखिए नॉट इक्वल टू की कंडीशन लगी हुई है, तो ये क्या है, ट्रू है। ये वाली कंडीशन भी ट्रू है, बीच में एंड लगी हुई है, लगा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तो ये अंदर आएगा। अब ये अंदर आएगा और ये मैचिंग करेगा कि ये है क्या, ठीक है। ये अंदर आया, अब जाहिर सी बात है इंटीजर क्या होता है, आई एन टी अल्फाबेट है तो वो अल्फाबेट वाले फंक्शन में आ जाएगा, और इसमें से अल्फाबेट के डिजिट्स को मैच करेगा, ये मैच हो जाएगा। आप देखिएगा ये अंदर जाके इंडेक्स इसका प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब ये इसने प्लस प्लस कर दिया, अब ये दोबारा आएगा अंदर, कब तक आएगा, अभी आई आई के अंदर एन प्लस करेगा, फिर टी प्लस करके उसको पूरा इंटीजर बनाएगा, ठीक है। सेकेंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, ठीक है। अब ये पूरा इंटीजर हो चुका है, अब ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसका एक अलग टोकन जनरेट करा देगा, ठीक है। देख रहे हैं आप, वैल्यू में इंटीजर, क्लास पार्ट इसका आ चुका है, डेटा टाइप, लाइन नंबर इसका 1 है, ठीक है। फाइल में सेव करा देगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब स्पेस रीड होगा, ठीक है। अब स्पेस रीड हुआ, ठीक है। स्पेस रीड हुआ, स्पेस क्या है, एज अ पंक्चुएटर हम लेते हैं तो उसके पंक्चुएटर वाले टोकन में आ जाएगा, ठीक है। और ये एक अलग से जनरेट हो जाएगा इन केस व्हाइट स्पेस, ठीक है, व्हाइट स्पेस वाले में आ जाएगा, ठीक है। अब ए की बारी आएगी, ए इज अगेन एन अल्फाबेट, तो अल्फाबेट वाले रजिस्टर में जाएगा, यू कैन सी दैट, ठीक है। अभी क्या है, टेम्प टेम्प नल है, अब क्या होगा, इनपुट का इंडेक्स में मूव होगा तो टेम्प क्या हो जाएगा, टेम्प में ए मूव हो जाएगा,
सही है, यू कैन सी दैट ए मूव हो गया। अभी क्या करेगा कि मैच करेगा, ठीक है। अब ए का अलग से टोकन जनरेट हो जाएगा क्योंकि ए के बाद स्पेस आ रहा है, सॉरी ए को पहले वो मैच करेगा और लेकर आएगा कि ए क्या है, ए इज एन आइडेंटिफायर, तो वो आइडेंटिफायर तो क्लास पार्ट उठा लेगा। अब ये क्या करेगा, जनरेट टोकन करेगा। जनरेट टोकन के लिए टेम्प, टेम्प में हमारा ए मूव है, टाइप हम लेकर आ चुके हैं, आउटपुट पाथ, तो ये वो पाथ है जो फाइल में सेव होगी। अब ये नल है क्योंकि मैंने किसी भी फाइल पाथ नहीं दी हुई कि इस फाइल में जाके सेव करवाओ, ठीक है, तो इसलिए एन दिया। ये सिंपल। अभी क्या करेगा, ये आ गया। अब इंटीजर ए हो गया, अब इज इक्वल टू की बारी आएगी। अब इज इक्वल टू, ठीक है, इस वाले में आके ये इसकी कंडीशन ट्रू होगी इज इक्वल टू की। अब इज इक्वल टू इसमें आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू इस वाले फंक्शन में आएगा इज इक्वल टू के, ठीक है, और ये अगेन टोकन जनरेट कर देगा। अगेन टोकन जनरेट कर देगा। अब जीरो की टर्न आएगी। जीरो क्या है, जीरो एक नंबर है, तो वो नंबर वाले उसमें ब्रैकेट के अंदर या उसके अंदर केस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नंबर एनालाइजर के अंदर आ जाएगा ये ट्रू हो जाएगा, इंडेक्स प्लस प्लस हो जाएगा, रिजिक्स की मैचिंग होगी, ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, और ये टोकन जनरेट कर देगा। बेसिकली इसमें क्या है, इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरेट टोकन, जनरेट टोकन के अंदर आके क्या करता है बेसिकली, डिफरेंट फंक्शंस बने हुए। नंबर एनालाइजर, नंबर एनालाइजर है तो नंबर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। पंक्चुएटर है तो पंक्चुएटर वाली मेथड में आ जाएगा। अगर कोई कीवर्ड है, सॉरी, ठीक है, फिर इससे और इससे पता चलेगा कि ये कीवर्ड है या क्या है। कीवर्ड कैसे मैच करेगा कि हमने जो कीवर्ड की लिस्ट बना ली है, अगर हमारे पास टेम्प में जो वैल्यू है कीवर्ड की लिस्ट से मैच करती है तो ट्रू कर दे, अदरवाइज फॉल्स कर दे। इस तरीके से हमने कीवर्ड की अपनी चेकिंग कराई है। आर ई की चेकिंग हमारे पास पता है, कोई अल्फाबेट है तो अल्फाबेट के लिए ये है, अल्फाबेट एनालाइजर ये है, नंबर एनालाइजर ये है, ठीक है, और ये सारी चीजें वो भी हैं। कैरेक्टर के लिए अलग है, डबल कोट यानी स्ट्रिंग के लिए अलग है, सिंगल लाइन कमेंट के लिए अलग फंक्शन बनाया हुआ है, मल्टी लाइन कमेंट के लिए अलग फंक्शन बनाया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इफ एल्स से खेला हुआ है बस। पूरा कंपाइलर इफ एल्स से बना सकते हो आप। देखें, इफ एल्स के अलावा इसमें कुछ नहीं है फंक्शंस के अंदर, ठीक है। अब आई होप आप लोगों को